नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। आज के हमारे नावल का नाम है जुनून इश्क और इसके राइटर हैं रियाज़ आकिब कोहलर। रियाज़ आकिब कोहलर का मैंने एक नावल पढ़ा है इस चैनल पर और ये नावल बहुत अच्छा लिखते हैं और इनका राइटिंग स्टाइल भी थोड़ा अलग है, हटकर है, मज़े का है और यकीनन आप लोगों को इनका ये नावल पसंद आएगा। तो मैं आप लोगों को इस पहली एपिसोड में यही कहूँगी कि आप लोग अगर साथ साथ नावल को सुनेंगे तो मुझे सुनाने में भी मज़ा आएगा और आप लोग इन्जॉय भी करेंगे। अगर तो आप लोग गैप देंगे या थोड़ा टाइम लेंगे सुनने में तो ना तो मुझे मज़ा आएगा और ना ही मैं आप लोगों को सही से एपिसोड्स प्रोवाइड कर सकूँगी। ठीक है, तो आप लोग साथ साथ रिव्यू कीजिएगा, साथ साथ बताइएगा। और 1 घंटे से ज़्यादा आप लोगों को एपिसोड्स मैं नहीं दे सकती क्योंकि मुझे स्टिचिंग वगैरह करनी होती है, उसके लिए टाइम निकालना होता है, तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए इतना ही कर सकती हूँ। तो होपफुली आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे। साथ में मैं आप लोगों को दूसरा भी एक नावल दे देती हूँ। तो इतना टाइम निकालना, 2-2 घंटे निकालना, तीसरा आप लोगों को दूसरे चैनल पर भी नावल्स देना, ये सारा कुछ बहुत टाइम टेकिंग है। ठीक है, मुझे एग्जैक्टली उतने घंटे बैठकर आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है और बल्कि इससे भी ज़्यादा वक्त लगता है। इसको एडिट भी करना पड़ता है, फिर उसको अपलोड करना, उसके लिए थंबनेल बनाना, उसके लिए डिस्क्रिप्शन लिखना, उसका सारा कुछ करना, ये टाइम टेकिंग काम है। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया करें। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस फर्स्ट एपिसोड को बगैर किसी देर के। रिश्ता तय होना इतनी बड़ी खुशखबरी थी कि वो सारी रात सो नहीं सका था। ख्वाबों की अनदेखी शहज़ादी उसकी ज़िंदगी में बहार बनकर आने वाली थी। ये रिश्ता उसकी माँ की कोशिशों का नतीजा था और फिर अगले दिन वो इस ज़बानी कलामी रिश्ते को मंगनी की जंजीर पहनाने पहुँच गए। जाने कितनी देर तक वो मुँह पर साबुन रगड़ता रहा, लेकिन पूरी टिकिया घुलाने के बाद भी चेहरे की कालों को दूर न कर सका जो रब ने उसके नसीब में लिख दी थी। मन जितना भी साफ़ हो, खलक ने तो ज़ाहिर देखना होता है जो वो किसी को दिखाने के काबिल नहीं था। अगर वो अथोपिया का बाशिंदा होता तो रिश्तों की लाइन लग जाती, मगर ये पाकिस्तान था और सफ़ेद रंगत इस कौम की कमज़ोरी है। उसकी माँ की मुसलसल भाग दौड़ और मिन्नत समाजत के बाद कहीं हाँ हुई थी। मज़दूर घराना था, लेकिन ये बात उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। उसे तो बस शरीके हयात चाहिए थी। गो ख्वाब तो वो भी उन लड़कियों के देखता था जिनके मिलने का वादा उसे हर मोमिन से किया गया है, मगर उनकी मौत के बाद इसमें बड़ी रुकावट तो ज़िंदगी है, जबकि हर कोई मरने से पहले इस किस्म की लड़की का ख्वाहा होता है जो हूर का नेमुल बदल हो। बहरहाल वो लड़कपन के सपने थे। अब वो भरपूर जवान था। जवान बदन के तकाज़े इंसान को किसी काबिल नहीं छोड़ते। जवान मर्द को औरत चाहिए होती है, चाहे वो कैसी शक्ल की भी हो। रिक्शे से उतरकर वो माँ की रहनुमाई में चल पड़ा। वहाँ गलियों की हालत भी उनके मोहल्ले से मुख्तलिफ नहीं थी। वहीं गंदगी, उबलते गटर, नालियों में बहता बदबूदार पानी, टैन और लकड़ी के टूटे फूटे दरवाजे। कुछ घरों के दरवाजे नहीं थे, दरवाज़ों का काम उन्होंने टाट के टुकड़ों से किया हुआ था। उसे लगा वो घूम फिरकर अपने मोहल्ले ही में लौट आए हैं। एक क्वार्टर नुमा मकान के दरवाजे पर उसकी माँ ने दस्तक दी। दरवाज़ा खोलने वाला एक कम उम्र लड़का था। एक खांसते बुजुर्ग ने उनका इस्तकबाल किया और वो सहन में बिछी चारपाइयों पर बैठ गए। रस्मी तारुफ के बाद जब बुजुर्ग ने दूल्हा यानी उसे अच्छी तरह देख लिया और उसके बावजूद उसके इरादे में तजल्जुल नज़र न आया तो उसका दिल बलियों उछलने लगा। वो उसका होने वाला सुसर था। थोड़ी देर बाद सास साहिबा तशरीफ़ लाए और फिर उसके ख्वाबों की शहज़ादी भी चाय के बर्तन ट्रे में रखे वहाँ पहुँच गई। आम शक्लो सूरत की एक ऐसी लड़की जो रास्ते में मिल जाए तो कोई दूसरी नज़र डालना पसंद न करे, मगर अब वो उसकी होने वाली थी। बिला शिरकत गैर उसकी मलकियत जैसी भी थी उसे अच्छी लगी। मंगनी की अंगूठी पहनाकर वो वापस आ गए। हमाद अजीब मखमसे में फंस गया था। सोचने समझने की सारी सलाहियतें जैसे कि सल्ब हो गई थी। एक तरफ मोहब्बत और दूसरी जानिब ज़रूरत। फरिया की तरह खूबसूरत लड़की उससे पहले उसकी निगाह से भी नहीं गुजरी थी। लड़कियों से दोस्ती करना, उन्हें मोहब्बत के जाल में फंसाना उससे के दाएं हाथ का खेल था और इसमें ज़्यादा दखल उसके पुरकशिश चेहरे, आला पर्सनैलिटी और छरीरे बदन का था। एक लड़का बेटा होने के बावजूद रख रखाव से वो नवाब ज़्यादा नज़र आता था। शुरू में वो सिर्फ लड़कियों से दोस्ती रखने का शौकीन था और ऐसा करने के बाद दोस्तों की महफिल में इन मुआशकों को फ़ख्र से बयान करना उसका मशगला था। बाद में एक कदम आगे बढ़ाकर वो अमीर लड़कियों से रकम ऐंठने लगा। इस मकसद के लिए वो अमूमन यूनिवर्सिटी में नहीं आने वाली वाजबी शक्ल सूरत की अमीर लड़कियों को ताड़ता,
उसकी इस रविश का खात्मा मुस्कान की यूनिवर्सिटी आम पर हुआ। पहले एक सेठ शादी को नकाब ओढ़े देखकर उसे अचंभा हुआ था। फिर उसे ख्याल आया कि शायद वो ज़्यादा ही गई गुजरी है जो नकाब ओढ़ती है, मगर नकाब से नज़र आने वाली आंखें कोई और कहानी सुनाया करती थी। उसने सब दोस्तियाँ तर्क करके मुस्कान पर डोरे डालने शुरू कर दिए। आखिर महीने 2 महीने की तपस्या रंग लाई और मुस्कान उसकी तरफ मुतवज्जो हो गई। वो शुरू दिन से फासला रखकर मिलने की कार थी। इससे पहले वो जितनी लड़कियों से मिला था, मुस्कान उन तमाम से मुख्तलिफ साबित हुई थी। हमाद को हैरानी होती कि एक सेठजादी में भला इतनी मशरकियत और दीनदारी कहाँ से आ गई है। बहरहाल उसकी हैरानी को मुस्कान की नवाजिशें ज़ाहिर कर देती थी। मुस्कान ने उसे मुआशी लिहाज से बेफिक्र कर दिया था। हर रोज़ नए नए कीमती लिबास, आला क्वालिटी के जूते, खुशबुएं और मोबाइल फ़ोन वगैरह तोहफे में देना, नकदी की सूरत उसकी जेब ताज़ा रखना। उसकी तो गोया पाँचों उंगलियां घी और सर कढ़ाई में था। सारे दोस्त उसकी किस्मत पर रश्क करते थे। मुस्कान लामोहल्ला उसे बहुत चाहती थी। अपनी गुफ्तगू में वो कई बार इस बात का एतराफ़ कर चुकी थी कि उसे हमाद की मोहब्बत पर फ़ख्र है और ये कि हमाद उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत है। उसकी बात पर हमाद को उसके लिए भी 100% यकीन था कि वो मजाक में भी झूठ नहीं बोलती थी। इसके बावजूद उसने एक दिन हिम्मत करके पूछ लिया, मुस्कान, तुम जैसी खुश शक्ल लड़की को इससे पहले किसी लड़के ने प्रपोज़ नहीं किया? नहीं, उसने नफ़ी में सर हिलाया। मैंने कभी किसी को मौका ही नहीं दिया। ना तो मैं मखलूत महाफिल में शामिल होती हूँ और ना कभी मर्द रिश्तेदारों से रवाबित रखती हूँ। मेरी इन आदत से तमाम घर वाले नाला हैं। इसके अलावा मैंने नाहम क्लास ही से नकाब ओढ़ना शुरू कर दिया था। कभी किसी लड़के ने मेरे करीब आने की जुर्रत नहीं की, क्योंकि इस बात से तो हर कोई अच्छी तरह वाकिफ़ होता है कि एक सेठजादी को छेड़ने पर उन्हें क्या सिला मिल सकता है। आप भी जाने किस मिट्टी के बने हैं। मेरे मुसलसल नज़रअंदाज करने और बेनियाजी बरतने पर भी अपनी कोशिशों से बाज ना आए और आखिर मुझे अपनी चाहत में गिरफ्तार करके ही दम लिया। यकीन मानो, मैं शादी से पहले वाली मोहब्बत की सबसे बड़ी मुखालिफ थी, अब भी हूँ, और आपके साथ से वक्त गुजारी नहीं कर रही। आपको जीवन साथी चुना है और बनाऊंगी। अंकल, दाऊद को कौन राज़ी करेगा? हमाद ने अंदेशा जाहिर किया। पापा मेरी बात कभी नहीं टालेंगे। वो मुझ पर अंधा एतमाद करते हैं और जानते हैं मेरा इंतखाब गलत नहीं हो सकता। बात इंतखाब की नहीं, हैसियत और मकाम की है। क्या वो मखमल में टाट का पैबंद बर्दाश्त कर लेंगे? ना तो मैं मखमल हूँ और ना आप टाट हैं। जहाँ तक मकाम का ताल्लुक है तो फ़हीम भाई ने अपनी मर्ज़ी से एक मतवस घराने की लड़की से शादी की। पापा ने कोई एतराज़ ना किया। वसीम भाई ने पसंद की शादी की। गो बाद में उनका निभाह ना हो सका और तलाक हो गई थी, मगर इंतखाब तो उनका अपना था ना। सिर्फ मेरी बारी पर पापा को एतराज़ नहीं जचता। और याद रखना, आपके लिए मैं अपनी सारी दौलत को ठोकर मारने पर तैयार हूँ। हमाद घबरा कर बोला, नहीं, ऐसी गलती कभी ना करना। क्या मतलब? मुस्कान ने तीखे लहजे में पूछा। क्या मैं आपको दौलत के बगैर कबूल नहीं? बकवास मत करो। हमाद ने बात संभाली। हर बात का उल्टा मतलब लेती हो। मेरे कहने का मतलब ये था कि हम वालिदैन की मर्ज़ी के बगैर शादी नहीं कर सकते। खुद शरीयत तो इस्लाम का ढंढोरा पीटती हो और इतना नहीं मालूम कि कवारी लड़की को शादी के लिए सरपरस्त की इजाज़त लेना ज़रूरी होता है। बस करो मौलाना साहब, वो हंसी। फ़िक़्ह में ऐसी कोई शक मौजूद नहीं है। ये हुक्म नाबालिग लड़की का है। बालिग लड़की बहालत मजबूरी अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकती है। गो इसका ये अमल बुरा गर्दाना जाता है, मगर इसका ये मतलब देना कि सिरे से शादी नहीं होती बिल्कुल गलत है। मैंने तो सुना था नहीं होती। हमाद गड़बड़ा गया। मुस्कान इत्मीनान से बोली, जनाब, गलत सुना था। बहरहाल पहले अंकल को राज़ी करने की कोशिश करेंगे, इसके बाद ये इंतहाई कदम उठाएंगे। इस बात पर मुझे इसरार करना चाहिए था। मुस्कान के लहजे में शोखी थी। क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत पर शक है या मुझे मालो दौलत का भूखा समझ रखा है? हमाद ने खड़े हुए लहजे में दरियाफ्त किया। आप तो खफा होने लगे। मुस्कान घबरा गई थी। तो क्या तुम्हारे तंज पर दाद दूँ? उसने मुस्कान को झिड़का। वो अक्सर अपनी गलती छुपाने के लिए उसी तरह का अक्खड़ लहजा और खुश्क रवैया अपनाता था। जवाबन वो घबरा कर उसकी नाज बर्दारी में लग जाती। प्लीज़ हमाद, ये तंज नहीं था। भला मैं आपसे तंजिया गुफ्तगू कर सकती हूँ। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं आप बिन नहीं रह सकती। फिर आप क्यों मुझे दुखी करते हैं? मुस्कान साहब, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें अपनी दौलत पर कुछ ज़्यादा ही घुमंड होता जा रहा है। याद रखना, अगर मुझे तुमसे मोहब्बत ना होती तो आज के बाद तुम मेरी शक्ल देखने को तरस जाती। मुझे रिश्तों की कमी नहीं है। प्लीज़ हमाद,
गुस्सा थूक दो। मुस्कान ने मुस्तरब होकर उसका हाथ थाम लिया। उसकी चाहत और मोहब्बत का इजहार हाथ थामने तक महदूद था। शुरू में हमाद ने आगे बढ़ने की कोशिश की थी, मगर उसने बड़ी सख्ती से झिड़क दिया था। शादी से पहले वो किसी भी ऐसी वैसी हरकत का इर्तिकाब गुनाह कबीरा समझती थी और हमाद को अपने फ़ायदे के लिए उसकी ये बात मानना पड़ी थी। वो तो इस मिल बैठने पर भी कई बार नादिम हो जाती कि ये एक फेल, गलत फेल था, मगर फिर ये ख्याल उसे तक़वियत दे जाता कि हमाद उसका होने वाला शौहर है। इट्स ओके, हमाद ने नखवत से कहा, मगर उसके चेहरे के तासुरात उसके अल्फाज का साथ नहीं दे रहे थे। उसे खुश करने के लिए अगले दिन वो एक कीमती लैपटॉप लेकर तोहफ़ा ले आई। ये क्या? हमाद ने अंदरूनी खुशी पर काबू पाते हुए मसनूई हैरानी से पूछा। लैपटॉप? वो सादगी से बोली। मैंने देखा है काफ़ी स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप है, मगर मेरे हमाद के पास नहीं है। वो मेरे हमाद से बढ़तर तो नहीं है ना? मुस्कान, तुम भी ना? क्या मैं भी? हमाद को खुश देखकर वो भी खुश हो गई थी। बस हर वक्त मुझे शर्मिंदा किए रखती हो। वो ऐसी बातों पर नादिम नहीं होता था, मगर अपनी बात रखने के लिए ज़ाहिर यही करता कि उसे मुस्कान से तोहफ़ा लेकर शर्मिंदगी हो रही है। हमाद, मेरा सब कुछ आपका ही है। हम कोई दो तो नहीं है ना? अगर आप अमीर होते तो क्या मेरे लिए तोहफ़ा न लाते? सही कहा। और पता है मैं अपनी पहली तनख्वाह से क्या खरीदूँगा? क्या खरीदोगे? उसने इश्तियाक से पूछा। वो बोला, तुम्हारी मुलायम उंगली के लिए अंगूठी, नाजुक गले के लिए लॉकेट और रेशमी कलाइयों के लिए कंगन। ये मुकालमे वो कई लड़कियों के सामने दोहरा चुका था। हर दफ़ा उसके मस्बत नताइज बरामद हुए थे। इस वक्त भी मुस्कान अनदेखे जज्बों में खो गई, और जब वो बोली तो उसके होंठों से बहुत मदम और चाहत से लबरेज आवाज़ निकली। हादी, आप बहुत अच्छे हैं। आई लव यू सो मच। उसके लिए ज़ेवरात की कमी नहीं थी। अगर वो चाहती तो पूरी ज्वेलरी शॉप ख़रीद लेती, मगर महबूब से तोहफ़ा लेने का अपना ही मज़ा होता है। और फिर वो फाइनल ईयर में था कि फरीहा यूनिवर्सिटी में वार्ड हुई। रात 2 बजे उसे माँ की प्यार भरी डांट सुनाई दी। दानी, तुम अभी तक जाग रहे हो? सो जा पुत्र, सुबह काम पर भी जाना है। जी माँ, सो तो रहा था, आपने आवाज़ देकर जगा दिया। उसने सरेहन झूठ बोला। चल बेशरम, मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। माँ हूँ तुम्हारी। इस बार जवाब देने के बजाय उसने करवटों के तसलसल को रोक दिया जो उसके जागने का राज अफशा कर रहे थे, और जागती आंखों से साहलिया को दुल्हन के रूप में देखने लगा। रात भर जागने की वजह से सुबह उसका जिस्म टूट रहा था, लेकिन काम पर जाना ज़रूरी था। बल्कि अब तो ये ज़्यादा ज़रूरी हो गया था कि शादी के लिए अखराजात इकट्ठे करना थे। शाम को काम से वापसी पर माँ उसे बुझी बुझी नज़र आई। माँ, खैर तो है? परेशान दिख रही हो? उसके सवाल पे अम्मा की आंखें छलक पड़ी और वो घबरा गया। माँ, क्या बात है? क्यों रो रही हो? पुत्र, रब जिसके नसीब में खुशी ना लिखे वो कब खुश रह सकता है? कुछ पता तो चले माँ, कैसी खुशी? कौन सी खुशी? पुत्र, जानती हूँ कि मेरे पोते पोतियों की गोद में लेने की ख्वाहिश हमेशा तशना रहेगी। वो खफकी से बोला। अब तो ऐसा ना कहिए अम्मा। अब तो फिर कब बोलूँ? उसने कताई कलामी करते हुए उसके सामने बंद मुट्ठी खोली, जिस पर वो अंगूठी जगमगा रही थी जो कल वो सालिया को पहना के आया था। ये अंगूठी 6ठी मर्तबा वापस आ रही थी। क्या हुआ? ये क्यों? उस वक्त तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं हुआ था। लड़की का बाप वापस कर गया, कह रहा था वो किसी आशना के साथ भाग गई है। और माँ की बात सुनते ही वो उसे तसल्ली दिए बगैर घर से निकल आया। उसके पास ऐसे अल्फाज मौजूद नहीं थे कि माँ की ढाढ़स बंधा सकता। हालांकि अब्बू की वफ़ात के बाद जब मुआशी मसाइल मुँह खोले सामने आए थे, उस वक्त उसने बड़े अतमाद से माँ को हौसला दिया था। फिक्र ना कर अम्मा, मैं मौजूद हूँ ना। और फिर उसने कहे कि लाज भी रखी और घर का चूल्हा बुझने न दिया। उसी तरह घर के इकलौते कमरे की छत गिरने पर भी जब उसकी माँ ने परेशानी जाहिर की थी तो दानियाल ने उसे इत्मीनान दिलाया था कि वो फिक्र न करे, छत की मरम्मत हो जाएगी। और चंद दिन के अंदर उसने छत डाल दी थी, बल्कि अगले चंद माह में उसने एक और कमरा भी बना लिया था। इसके अलावा भी जब कभी मुश्किल वक्त आया उसने माँ को परेशान नहीं होने दिया था, लेकिन आज वो इस काबिल नहीं था कि माँ को तसल्ली के 2 लफ्ज़ कह सकता, उसे इत्मीनान दिला सकता कि तू फिक्र न कर, मैं जल्द ही चांद सी दुल्हन ढूंढ लाऊंगा। इस मसले में वो मजबूर व बेबस था। वो ऐसे सपने तो देख सकता था जिनमें चांद से भी रोशन चेहरे की लड़की उसकी दुल्हन बनती, मगर हकीकत में तो रुख बनना भी उसके नसीब में नहीं थी। वो रात गए तक सड़कों पे आवारा फिरता रहा। ऐसा उसके साथ 6ठी बार हो रहा था कि मंगनी की अंगूठी किसी थप्पड़ की तरह उसके मुंह पर मारी गई थी। उसके दिलो दिमाग में अजीब हसरत और दुख भरा हुआ था। एक जवान मर्द को औरत की इतनी ही हाजत होती है जितनी उसे खाने पीने की ज़रूरत होती है। जिस्मानी तकाज़े एक जवान मर्द को किस तरह बेहाल करते हैं, इसका अंदाज़ा लगाना किसी भी बाशऊर के लिए मुश्किल नहीं है।
घर वापसी पर माँ उसे जागती मिली। वो जैसे ही चारपाई पर लेटा वो चराग के जिन की तरह नमूदार हुई। पुत्र खाना गरम कर दूँ? बाहर से खा के आया हूँ माँ, उसने सरीहन झूठ बोला और माँ बगैर मस्सर हुए लौट गई। अगले दिन काम से वापसी पर उसके कदम चच्चा खैरदीन की बैठक की तरफ बढ़ गए। लोग हर किस्म के मसाइल उसे बयान करते थे। तानियाल ने भी उसे दिल का दुखड़ा सुनाना मुनासिब समझा। जवान, जब घर में रोटी पकाने वाली मौजूद ना हो तो बंदे को बाजारी खाना खा लेना चाहिए। मकसद तो भूख मिटाना ही होता है ना। सारी बात सुनते ही उसने इत्मीनान से मशवरा दिया। क्या मतलब? आप कहिए। मेरा मतलब है, बिल्कुल मेरा यही मतलब है बरखुरदार। आखिर उन्होंने भी तो पेट भरना है और ताउन से काम चलता है। उन्हें रोज़ी मिलेगी और तुम्हें रोज़ी ना। मगर मैंने इस पहले वो हकलाया। हाँ, मगर हर काम की कोई ना कोई शुरुआत तो होती है। याद रखो, ये नहीं करोगे तो शायद नफ्सियाती मरीज़ बन जाओगे। ये ऐसा तकाजा नहीं जिसे दबा लिया जाए और फिर बात सिर्फ शक्ल सूरत की नहीं, धन दौलत की भी है। और माली लिहाज से तुम अपनी सूरत से भी गाय गुजरे हो। उसने पूछा, ऐसी लड़की मिलेगी कहाँ? क्योंकि खैरुल-दीन से मुत्फिक होना उसकी मजबूरी थी। ऐसे कई मोहल्ले हैं जहाँ दिन रात ये कारोबार शुरू है। क्या उन्हें मेरी रंगत पर एतराज़ नहीं होगा? हाँ हाँ, चाचा खैरदीन का कहका काफ़ी बुलंद था। पागल, दुकानदार भी कभी ग्राहक की शक्ल सूरत पर मोतरज़ हुआ है? चचा खैरदीन की बात उसकी अकल में आ गई थी और फिर अगले दिन उसके कदम एक ऐसे ही मोहल्ले की तरफ उठ गए जिसके बारे में उसे पहले से सुन-गुन थी, लेकिन कभी जाने का इत्फाक नहीं हुआ था। आजा बाबू, मोहल्ले के पहले मकान के दरवाजे पर खड़ी बूढ़ी दलाला ने उसे अंदर आने की तरगीब दी और वो झिझकते हुए अंदर दाखिल हो गया। चल निकाल 1000 रुपये। उसके अंदर दाखिल होते उसने मुतालबा किया। मगर मेरे पास तो सिर्फ ये हैं। उसने 400 के बाकदर मुड़े तुड़े नोट जेब से निकाले। चलो पहली मर्तबा आयो, कोई बात नहीं, आइंदा ख्याल रखना। दलाला ने नोट उसके हाथ से चपट लिए, उसे एक कमरे की तरफ धकेला। वो झिझकते हुए कमरे में घुस गया। अजीब किस्म की बदबू फैली थी वहाँ। उसका जी मतलाने लगा। उसने कमरे का सरसरी जायज़ा लिया। कमरा हर किस्म के सामान से आरी था। सिर्फ दरमियान में एक मसहरी पड़ी थी जिस पर एक पुख्ता उम्र और दरमियानी शक्ल सूरत की औरत बराजमान थी। उसने चेहरे पर ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती सुर्खी पाउडर थोपा हुआ था। तवाइफ ने गहरी नज़रों से उसका जायज़ा लिया, मगर उसके चेहरे पर कोई ऐसे तासुरात न उभरे जिन्हें वो नफ़रत या कराहत का नाम दे सकता। वो चंद लम्हे उसे घूर घूर कर देखता रहा, मगर करीब जाने की जुर्रत न कर सका। औरत का ये रूप उसके लिए बिल्कुल नया था। वो जो सारी सारी राहत उस जिन्स के कुर्ब की ख्वाहिश में करवटें बदलता रहता, उस वक्त अपने अंदर कोई ऐसी तहरीक पैदा ना कर सका। इसके बरक्स उसे एक किस्म की नफ़रत महसूस हुई और भागते हुए वहाँ से बाहर निकल आया। अरे बाबू, कहाँ भागे जा रहे हो? बूढ़ी दलाला उसे मुखातिब हुई, मगर वो सुनी अनसुनी करता हुआ उस मकान और फिर उस मोहल्ले से भी निकल आया। मुस्कान की खूबसूरती में कोई कलाम नहीं था, लेकिन फरीहा आते यूनिवर्सिटी भर की लड़कियों पर छा गई थी। वो गोया 14वीं का चांद था जो तमाम तारों को मानित कर देता। वो ख़ानदानी लिहाज से हमाद के हम पला थी। उसका वालिद बैंक में कैशियर था और ख़ानदानी मनसूबाबंदी का कायल था। इस वजह से उसके 2 ही बच्चे थे, बेटा जाजिब और उससे छोटी बेटी फरीहा रुबाब। चंद दिन के अंदर वो यूनिवर्सिटी भर के दिल फेंक लड़कों की मंजूर नज़र बन गई थी। हर दूसरा उसकी नज़र करम का तलबगार नज़र आता। उसका ख़ानदानी पस मंज़र भी ऐसा था कि अशाक इज़हार मोहब्बत पर जरी रहे। इन अशाक में हमाद भी शामिल था। ज़िंदगी में पहली मरतबा उसे हकीकी मायनों में कोई लड़की पसंद आई थी, मगर मुस्कान की नाराज़गी के डर से वो फरीहा के करीब न जा सका। उसके दिलो दिमाग में जंग छिड़ गई थी। एक जानिब पसंद थी और दूसरी जानिब ज़रूरत। मुस्कान का पीछा वो उस वक्त तक नहीं छोड़ सकता था जब तक उसे सेठ दाऊद की तरफ से साफ जवाब न मिल जाता। दूसरी सूरत में अपने मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने के लिए उसे मुस्कान की ज़रूरत थी। फरीहा भी दिल फेंक आशिकों के मामले में बहुत सख्त वाक़ई हुई थी। वो किसी को भी लिफ्ट कराने पर तैयार नहीं थी, बस अपनी सहेलियों के साथ ही घूमना पसंद करती। 2-3 माह के अंदर लड़कों ने उसका पीछा छोड़ दिया था। उसमें उसकी बेनियाजी के अलावा उन शिकायत का भी अमल दखल था जो उसने चंद बेबाक और बेशरम लड़कों के मुतालिक वाइस चांसलर से की थी, और वाइस चांसलर की एक झाड़ इश्क का भूत उतारने के लिए काफ़ी और शाफ़ी रही थी। अलबत्ता 2-3 ऐसे ढीठ ज़रूर अपनी मोहब्बत पर साबित कदम रहे जिन्हें हमेशा हर खूबसूरत लड़की से प्यार हो जाता है। हाँ, ये और बात कि उनका इश्क इजहार की आलूदगी से पाक ही रहा, वरना वो भी ज़रूर वाइस चांसलर की झाड़ खाते। हमान ने फरीहा की तरफ पेशकदमी की कोशिश नहीं की और बड़ी मुश्किल से खुद पर पाया था, वरना तो उसका दिल हर सूद को ठोकर मारने पर कमर बसता था। उसे खुद पर भरोसा था कि फरीहा उसका हाथ थामने में कभी पसो पेश न करती।
क्योंकि फरीहा को अगर क्लोपेत्रा का नाम दिया जा रहा था तो यूसुफ सानी उसका लक़ब भी था, लेकिन उसके इजहार न कर सकने की बदौलत इतना फ़ायदा उसे ज़रूर हुआ था कि दिमाग पर दिल हावी था। और फिर एक दिन दिमाग की ये बर्तरी ख़तरे में पड़ गई। उस दिन मुस्कान नासाजी तबा की वजह से यूनिवर्सिटी नहीं आ सकी थी। वो जिस वक्त अपनी बाइक पर घर के लिए रवाना हुआ, उसे बस में जाने वाली लड़कियां लड़के यूनिवर्सिटी बस के मुंतज़िर नजर आए। वहीं फरीहा एक जानिब बाकियों से अलग थलग अकेली खड़ी थी। गो उसकी क्लास की छुट्टी और हमाद की छुट्टी में कोई मुताबिकत नहीं थी, मगर इत्फाकन वो स्टॉप पर इकट्ठे हो गए थे। हमाद के दिल में जाने क्या समाई कि उसके करीब से गुजरते हुए बाइक रोक कर पूछा, चलोगी मेरे साथ? ये वो पहले लफ्ज़ थे जो उसने फरीहा को मुखातिब होकर कहे थे। उसे 100% यकीन था कि वो इनकार कर देगी। वो इस बात के लिए ज़हनी तौर पर तैयार भी था, अलबत्ता ये खदशा कि वो उसकी तौहीन न कर दे। उससे इस्तफ़ार के बाद उसके दिल में पैदा हुआ था, मगर उस वक्त उसकी हैरानी की इंतहा न रही जब एक लम्हा सोचने के बाद वो बगैर हिचकिचाए उसके पीछे बैठ गई। खुशबू के हले हमाद को बेखुद कर गए थे। उसके कंधे पर मुलायम हाथ रखते हुए वो मुतरन्नुम आवाज़ में बोली, चलो। और हमाद ने बाइक आगे बढ़ा दी। बाइक के साथ उसका दिल भी हवा में उड़ रहा था। एक रेस्टोरेंट के करीब से गुजरने पर उसने 2 बार हिम्मत मजतमा करके पूछा, एक कप चाय हो जाए? मगर बिल मैं अदा करूँगी। उसके कानों में मुदर मौसीकी गूंजी और ये वाज़ेह असबाती जवाब था। चाय के आने तक वो इब्तदाई तारुफ के फरीज़े से सबको दोष हो चुके थे। वेटर चाय और खाने के लवाजमात उनके सामने रख कर चला गया था। वैसे आपने चंद लड़कों की अच्छी खासी गोशुमाली कराई है, हमाद खफीफ हंसी से बोला। वो इस काबिल ही थे, फरीहा नखरे से बोली। शरीफ लड़की पर आवाज़ें कसना कोई मस्बत फेल तो नहीं है ना? आवाज़ें तो खैर नहीं कसे थे, सिर्फ जज्बात का इजहार किया था गरीबों ने। फरीहा ने होंठों पर तबस्सुम सजाते हुए कहा, मैंने भी तो अपने जज्बात का इजहार किया था। जो कुछ उनके बारे में मेरे दिल में था मैंने वाइस चांसलर साहब के सामने उगल दिया। सही कहा मोहतरमा, इसी डर की वजह से तो हम आपके करीब भी ना फटके। हमाद ना चाहते हुए भी जज्बात का इजहार कर बैठा। वैसे अजीब बात है, जिसकी वजह से इन सबको झाड़ पड़ी वो डरता रहा। फरीहा की बात ने उसे शश्तर कर दिया था। वो जज्बात से बोझल आवाज़ में बोला, फरीहा, और फिर उसके मुलायम हाथ को थामते हुए पूछा, क्या आपने वही कहा जो मैंने समझा है? पता नहीं आप क्या समझे। उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की थी। यही कि मैं दुनिया का खुशकिस्मत तरीन मर्द हूँ। उसकी आवाज़ में चाहत का समंदर मौजज़न था। हाँ, और दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की मुस्कान है, फरीहा बुझी आवाज़ में बोली। मुस्कान का नाम आते ही हमाद को याद आया कि वो किस किस्म की नादीदा जंजीरों में जकड़ा हुआ है। मुस्कान उसका मुस्तकबिल था। वो गहरी सोच में खो गया। दिलो दिमाग में एक जंग जारी हो गई थी। किस सोच में खो गए हो? फरीहा ज़्यादा इंतज़ार न कर सकी। फरीहा, तुम नहीं जानती तुम मेरे लिए क्या हो। जिस दिन तुम यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई उसी दिन मेरे बरसों की तलाश का इख्तिताम हुआ। मेरी जुस्तजू को मंजिल मिली, लेकिन ये भी हकीकत है कि तुम मेरी मजबूरियों से नावाकिफ़ हो और फ़ैसले की जिस आग में मैं जल रहा हूँ उसकी तपिश तुम तक नहीं पहुँची। जिस खाई के किनारे मैं खड़ा हूँ उसकी गहराई से तुम नावाकिफ़ हो। वो एकदम आपसे तुम कहने की जसारत कर बैठ गुजरा था। हमाद, मुझे साफ लफ्ज़ों में बताओ, तुम्हें क्या मजबूरी है? और जहाँ तक मंजिल का ताल्लुक़, तो बाखुदा तुम मेरे सपनों की मुराद हो, मेरे आइडियल हो। यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने से पहले मैंने तुम्हारे ख्वाब देखे थे, और जिस दिन तुम्हें सचमुच देखा इसके बाद मेरी दुआओं का मरकज़ तुम हो, फ़कत तुम। हमाद को यकीन नहीं आ रहा था कि वो पहली मुलाकात में यूँ बेबाकी से इजहार मोहब्बत कर देगी। फरीहा, पता है एक मतवस घराने की डिग्री होल्डर का मुस्तकबिल क्या होता है? क्लर्क, स्कूल मास्टर, प्रोफेसर, किसी बैंक में कैशियर या प्राइवेट फर्म में अकाउंटेंट। कहीं एक को मैं होटल का रिसेप्शनिस्ट और किसी थर्ड क्लास कंपनी का सेल्समैन बनते भी देखा है। वो ज़िंदगी भर इन सहूलियात और आसाइशों की तलाश में सरगर्दा रहता है जिन्हें उसका वालिद नहीं खोज सका था। इनमें अक्सरियत अपने अजदाद की तरह नाकाम लोगों की होती है, और मैं नाकाम ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता जिन्हें का हक सिर्फ नवाबजादों और सेठों ही को नहीं, गरीबों को भी है। मैं अपने हिस्से की खुशियाँ और राहतें उनसे छीन लेना चाहता हूँ। इस मकसद के लिए मुझे जो भी सीढ़ी मिली मैं इस्तेमाल करूँगा। फरीहा ने पूछा, और मुस्कान वो सीढ़ी है ना? सही पहचाना। हमाद ने उसे जुटाने की कोशिश नहीं की थी। तो फिर मेरा क्या बनेगा? इससे बेहतर था तुम इजहार मोहब्बत ही ना करते। एक वादा कर सकता हूँ। हमाद के लहजे में इल्तिजा का अंसर नुमाया था। एक वादे के सहारे ज़िंदगी गुजारना अफसानों ही में मुमकिन है। फरीहा दुखी हो गई। सुनोगी नहीं? मुझे वादा नहीं, हमाद चाहिए। वो भी मिलेगा, और ज़रूर मिलेगा। तुम सुनो तो सही। फरीहा ने दामने उम्मीद दराज किया। फरीहा, तुम 3rd ईयर में हो जबकि मैं फाइनल ईयर में हूँ। तुम्हारी तालीम की तकमील तक मैं अपने पाँव पर खड़ा हो जाऊँगा।
इसके बाद मेरा वादा है, हमें एक होने से कम से कम दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकेगी। और पाँव पर खड़ा होने के लिए तुम्हें मुस्कान से शादी करना पड़ेगी। हाँ, ये मजबूरी है, अम्मा ने खुले दिल से एतराफ़ किया। हो सकता है उसकी मोहब्बत और खिदमत तुम्हें उसकी तरफ माइल कर दे। वो ना सिर्फ दिलकश खूबसूरत है बल्कि बहुत अच्छे इखलाक वाली भी है। और क्या ऐसा होना मुझे जीने से बेजार नहीं कर देगा? फरिया ने अपने अंदेशे छुपाने की कोशिश नहीं की थी। सच्ची मोहब्बत ज़िंदगी में एक बार होती है, आइडियल भी बार बार नहीं मिला करते। बाकी उसने इखलाक और खिदमत गुजारी से मेरी हमदर्दी तो हासिल की जा सकती है, मोहब्बत नहीं। हमदर्दी को चाहत में बदलते देर नहीं लगती। फरिया उससे मुत्फिक नहीं हुई थी। मैं और मुस्कान साल भर से एक है। इस दौरान उसकी नवाजिशों की तफसील बहुत तवील है, लेकिन आज तक मेरा दिल मैं उसके लिए मोहब्बत से नहीं धड़का। और ये कोई पहली लड़की भी नहीं है, इससे पहले भी मेरा कहीं लड़कियों से मेल जुल रहा है। बाखुदा आज तक ना तुम जैसी कोई देखी है और ना दिल किसी पर आया है। तुम्हें पहली नज़र में पसंद किया और ये चाहत हमेशा मेरे दिल में मौजज़न रहेगी। चाहे तुम मेरा होने का इकरार करो या ना करो, मेरा इंतज़ार करो या किसी और का हाथ थाम लो, हर सूरत मुझे अजीज़ हो और इसी तरह रहोगी। तुमने मुझे अजीब उलझन में डाल दिया है। वो रूहान सी होने लगी। हाँ, और इस उलझन में मैं उस दिन से पड़ा हूँ जिस दिन तुम्हें पहली बार देखा। हमारे इंतज़ार की शिद्दत मुझे मुतज़लज़ल भी कर सकती है। फरिया की हुज्जतबाज़ी जारी रही। वो फ़लसफ़ियाना लहजे में बोला, वसाल का यकीन इंतज़ार को सहारा देता है। वसाल का यकीन, उसने तंज़िया लहजे में कहा। एक गैर लड़की तुम्हारी आगोश में होगी, मुझे कैसे वसाल का यकीन आ सकता है? मेरी मोहब्बत पर भरोसा करना पड़ेगा। और ये भी तो देखो कि तुम्हारी तालीम की तकमील तक तो हम यूँ भी शादी नहीं कर सकते। हमारे एक और नुक्ता पेश किया। बात हमारी नहीं तुम्हारी शादी की, और वो भी गैर से। हमारे सर पकड़कर कुर्सी से टेक लगा ली। चलो, मैं सोचने के बाद बोला, क्या तुम्हें पुरसाइश ज़िंदगी, कार, कोठी, अच्छे कपड़े, बेहतरीन ज्वेलरी नहीं चाहिए? किस लड़की को नहीं चाहिए ये सब कुछ? फरिया का जवाब हौसला अफजा था। तो खुद को इसी लय पर लगा रहा हूँ कि तुम्हें पुरसाइश ज़िंदगी मुहैया कर सकूँ। मुझे डर लगता है। फरिया के लहजों में अंदेशे की झलक थी। हमारी मोहब्बत की शुरुआत को घंटा भी नहीं गुजरा और हमने इतनी मुसाफत तय कर ली है। पता है क्यों? एक लम्हा रुक कर उसने कहा, ये वो मोहब्बत है जो एक दूसरे को देखे बगैर हमारे दिलों में पनपती रही, और पिछले 2-3 माह की दीद ने इस मोहब्बत को तक़वियत बख्शी। अगर उसका वालिद तुम्हारी शादी पर राज़ी ना हुआ और उसने मुस्कान को आग कर दिया, फिर मेरा दिमाग ख़राब है कि एक खोटा सिक्का पल्लू से बांधो। जब तक मुस्कान से जान नहीं छूट जाती उस वक्त तक मुझसे दूर रहोगे। क्या तुमसे दूर रहना मुमकिन है? फिर मुस्कान साहिबा को कैसे मुतमईन करोगे? फरिया के लहजे में मुस्कान के लिए कूट कूट कर नफरत भरी थी। और क्यों ना होती कि दौलत के बल पर वो उसकी मोहब्बत पर काबिज थी। ज़रूरी तो नहीं कि उसकी मौजूदगी में मिलूं, और शादी के बाद यूँ भी उसे आगे पढ़ने की इजाज़त नहीं दूंगा। बस हम आसानी से मिलते रहेंगे। मुझे अपने हमाद पर एतमाद है, फरिया आज़म से बोली, और हमाद मुस्कुरा दिया। अगले दिन वो दोबारा चचा खैरदीन के पास मौजूद था। अजीब कहानी सुना रहे हो दोस्त? उसने गहरी सांस लेकर कहा। गोया तुम्हारा मतमा है नज़र औरत ज़ात थी ही नहीं। ये बात नहीं है चचा, मैं चाहता हूँ, पता नहीं क्या चाहता हूँ। वो अपनी सोच को लफ्ज़ों के कालिब में न ढाल सका। चचा खैरदीन ने मुँह बनाया, तो फिर मैं क्या मशवरा दूँ? मसला बताओगे तो हल ढूंढूंगा ना। दरअसल मेरी ख्वाहिश है कि वो फ़कत मेरी हो, दुकानदार ना हो, शरीके हयात हो। इस तरह अगर जिस्मानी तकाज़े पूरे होते भी रहें तो भूख नहीं मिटती। और फिर दोस्तों से भी ये सुना है कि एक ऐसी औरत मुख्तलिफ़ किस्म के मोज़े अमराज की पोट होती है। ये ना हो कि लाइलाज मर्ज चिमट जाए। और सबसे बढ़कर आखिर कब तक ये फालतू खर्च बर्दाश्त करूँगा? बरखुरदार बातें तो तुम समझदारी की कर रहे हो, और मेरी नज़र से भी ये ओझल नहीं थी। फ़कत तुम्हारा मसला समझने में गलती हुई है। बहरहाल अब मसला समझ में आ गया है। तुम्हें दौलत हासिल करना पड़ेगी, अच्छी खासी दौलत, तब रिश्ता मिलते देर नहीं लगेगी। चचा दौलत तो हर किसी का मसला है। क्या गरीब की शादी नहीं होती और सारी दुल्हनें दौलत वालों के हिस्से में आती हैं? होती हैं, क्यों नहीं होती, मगर इसमें रिश्तेदारी, प्यार, मोहब्बत, बट्टा सट्टा और इसी तरह की वजूहात कार फरमा होती हैं। जबकि तुम्हारा ना तो करीबी रिश्तेदार जिंदा ना बहन है कि उसके बदले शादी कर लो। और जहाँ तक ताल्लुक़ है प्यार मोहब्बत का, तो तुम खुद अच्छी तरह वाकिफ़ हो, वजाहत की ज़रूरत नहीं है। पर दौलत आएगी कहाँ से? मजदूरी करके तुम्हें दौलतमंद बनने से रहा। शायद एक टीटी तुम्हारे लिए काफ़ी हो, बल्कि तुम तो छुरी चाकू से भी काम चला लोगे, अच्छे खासे जानदार हो। मैं समझा नहीं। एक कराची अमिया, दिन को मजदूरी करो, रात को ओवर वक्त लगाओ। उसकी आंखों में हनूज हैरानी देखकर चचा खैरदीन ने मज़ीद वजाहत की।
यार रोज़ाना डकैती की कहीं वारदातें होती है, तुम भी किस्मत आजमाई कर लो। यानी आपका मतलब है लूट मार शुरू कर दूं मैं? इसके अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। बाकी गौर करो तो पाकिस्तान में जिसका दाव चलता है वो लूट मार से बाज नहीं आता। हुक्मरान, वडेरे, चौधरी, पुलिस, जिसे देखो उस काम में पेश है। तो फिर तुम क्यों नहीं कर सकते? चचा खैरदीन ने उसे हजरतबाजी के काबिल नहीं छोड़ा था। वो एक अज़म लिए वहाँ से उठाया, कमानीदार चाकू जेब में डाले वो काफ़ी देर से सुनसान गली में टहलते हुए किसी अकेले शख्स का मुंतज़िर था, और फिर उसे अपना मतलूबा आदमी नजर आया। वो हजरत में दिखाई दिया था। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में उसे दूर से देखते दानियाल ने चाकू हाथ में पकड़ लिया। उसके करीब पहुंचते उसने कहा, रुको, हाथ ऊपर उठा। उसकी आवाज़ की लर्जिश वाज़ेह थी कि वो पहली मर्तबा ये काम कर रहा था, मगर उस आदमी का रद्द अमल देखकर दानियाल को यकगुना इत्मीनान हुआ। वो थर थर काँपने लग गया था। जनाब, मैं गरीब आदमी हूँ। खामोश, उसने कड़क कर कतई कलामी की। जो कुछ जेब में बाहर निकालो। इस बार वो अपने लहजे में एतमाद पैदा करने में कामयाब रहा था। उसने एक पुराना सा बटुआ निकालकर दानियाल की तरफ बढ़ा दिया। मोबाइल भी इधर दो, दानियाल ने अगला हुक्म दिया। उसने लर्जते हाथों एक सस्ता सा मोबाइल भी उसकी जानिब बढ़ा दिया। अब भागो यहाँ से, दानियाल ने दबंग लहजे में कहा, और वो चेहरे पर हसरत और लाचारी के तासुरात लिए चल पड़ा। दानियाल ने बटुआ खोलकर देखा। उसमें 1600 के बकदर रकम मौजूद थी। अगर वो मोबाइल 500 का भी बिक जाता तो 2000 के करीब रकम उसने पहली वारदात में हासिल कर ली थी, और ये काम इसी रफ्तार से जारी रहता तो जल्दी वो दौलतमंद बन सकता था। इस सोच ने उसे सिर्फ एक लम्हे के लिए खुश किया, और उसके साथ ही दानियाल आंखों में उस अधेड़ उम्र शख्स की हसरत ज़दा सूरत घूम गई जिसे थोड़ी देर पहले ही वो लूट चुका था। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में नज़र आने वाले उस चेहरे के तासुरात यकीनन भुलाने के काबिल नहीं थे। फिर जाने उसके दिल में कौन से जज्बे ने सर उभारा कि वो उसके ताक़ुब में भाग पड़ा, और चंद मिनट बाद उसे जा लिया। भागते कदमों की आवाज़ सुनकर उसने मुड़कर देखा। दानियाल को पहचानते उसके चेहरे पर घबराहट के आसार नमूदार हुए। कहाँ जा रहे थे? उसके करीब रुककर दानियाल ने हामते हुए पूछा। डॉक्टर के पास। क्यों? घर वाली बीमार है। अच्छा ये लो। दानियाल ने बटवार मोबाइल उसकी जानिब बढ़ाया। शुक्रिया जनाब। उसने झिझकते हुए दोनों चीज़ें थाम ली। उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात वाज़ेह थे। दानियाल की अपनी जेब में भी उस वक्त चंद 100 रुपये पड़े थे, जो वो उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये भी रख लो। जी। वो घबरा गया था। कुछ नहीं यार, तुम्हें ज़रूरत है, बीवी का इलाज करवाओ। पेपर्स के बाद वो फारिग था। रिज़ल्ट आने से पहले उसने मुस्कान को शादी के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। उस वक्त वो यूनिवर्सिटी कैंटीन के एक गोशे में बैठे चाय पी रहे थे जब हमार ने ये जिक्र छेड़ा। मेरा ख्याल है हमें शादी कर लेना चाहिए। इतनी जल्दी कैसे मुमकिन है? अभी तक तो पापा का कफन भी मैला नहीं हुआ, और फिर मेरी तालीम भी मुकम्मल नहीं हुई। अंकल की मौत का जितना अफसोस तुम्हें है, मुझे उससे कम नहीं। वो सिर्फ तुम्हारे बाप ही नहीं, एक अच्छे इंसान भी थे, लेकिन उनका हम सारी ज़िंदगी सोग नहीं मना सकते, क्योंकि सोग मनाने से जाने वाले नहीं लौटा करते, और बाखुदा अगर हमारे सोग मनाने से उन लौटने का ज़रा सा भी इम्कान होता तो मैं सारी ज़िंदगी शादी ना करता। बाकी जहाँ तक तुम्हारे तालीम का ताल्लुक़ है, तो ये दुनियावी तालीम किस काम की? तुम कोई सोशल वर्कर तो नहीं हो, ना कोई कारोबारी औरत हो, फिर MBA की डिग्री का क्या फ़ायदा? मोहतरम पापा एक वसी कारोबार तरके में छोड़ गए हैं, और भाइयों के साथ मैं भी वारिस हूँ। तो आपका क्या ख्याल है, सारा कारोबार मुलाजमिन पर छोड़ दूँगी? मैं किस लिए हूँ? या मुझ पर एतबार नहीं है? अपनी जान से बढ़कर एतबार है। फिर ये कि थोड़ा इंतज़ार नहीं हो सकता? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुमसे दूरी मुझे जहर लगती है। उसने मोहब्बत जताई। दूर कब हूँ? वो शोखी से हंसी। पास ही तो बैठी हूँ। मुझे तो फ़ोन पर बात करने और यूँ बैठकर बात करने में कोई फ़र्क महसूस नहीं होता। फ़ोन पर भी तुम्हारे लम्स से महरूम रहता हूँ, और यूँ भी छू नहीं सकता। हाँ, उसने कहका लगाया। तो तस्वीर पर गुजारा कर लो ना। मुस्कान की हंसी यकीनन तरन्नुम से भरपूर थी, मगर वो फरीहा के शहर में गिरफ्तार था। उस खूबसूरत हंसी ने उसे बिल्कुल मुतासिर नहीं किया था। महबूबा को अगर चाहने वाले के चेहरे पर अपनी अदाओं का असर नज़र ना आए तो वो बेचैन हो जाती है। अजीब किस्म की तशनगी और बेचैनी महसूस करती है। मुस्कान भी तो औरत चाहती थी, उसे भी ये बात शिद्दत से खुलती, मगर वो उसकी तवज्जो से कासिर थी कि आखिर क्यों कभी कभी उसका दिल हमाद से ओप जाता है, क्यों उसे हमाद की चाहत में कमी नज़र आने लगती है। उस वक्त भी अपने कहके के जवाब में हमाद का नॉर्मल चेहरा उसे बिल्कुल अच्छा न लगा। शोखी भरी हंसी का असर उसके चेहरे से गायब हो गया। उसकी कैफियत से बेखबर हमाद अपनी रो में बोला, बताओ ना, कितना इंतज़ार करना पड़ेगा? मैं क्या कह सकती हूँ उस बारे? वो एकदम संजीदा हो गई। अरे वाह, तुम नहीं तो क्या तुम्हारी सहेलियाँ बताएंगी? क्या 2-3 साल सब्र नहीं हो सकता? 2-3 माह भी नहीं हो सकता? उसने नफ़ी में सर हिलाया।
ओके जनाब, मैं आपकी ख्वाहिश नहीं ठुकरा सकती। अपने वालिदैन को हमारे घर भेज देना। भाई फ़हीम से मिलकर सब तय कर लेंगे। ये कहते हुए उसकी पलकें हया से झुक गई थी। उस वक्त अगर अमाद के पास देखने वाली आंख होती तो उसे महसूस होता कि वो हयालूद चेहरा फरीहा के बेबाक चेहरे से कितना खूबसूरत, दिलकश और पुरकशिश है, मगर हमाद किसी और के इश्क में मुब्तला था और महबूब अगर बदसूरत भी हो तो किसी दूसरे का हुस्न मुतासिर नहीं करता। फरीहा तो खुद हुस्न का शाहकार थी। मुस्कान गरीब की क्या दाल गलती। तुमने इसे बताया मेरे बारे? आज बता दूंगी। और यूं भी उसने खुद भी एक मतवस्त घराने में शादी किया, यकीनन मेरी पसंद पर नाक भू नहीं चढ़ाएगा। तो फिर कब भेजो अब्बू जान को? जब जी चाहे। ये कहकर वो आहिस्ता से हंसी। ये ना हुआ अभी, भेज दो। हमाद भी उसके अंदाज पर हंस पड़ा था। अगले 3-4 दिन वो मुसलसल एक ऐसे स्कूल की निगरानी करता रहा जहाँ किसी गरीब के बच्चे का तालीम हासिल करना नामुमकिनात से था। 5वें दिन उसे मौका मिल गया। वो नहायत प्यारी सी बच्ची थी। उसकी उम्र 5-6 साल के करीब होगी। छुट्टी के वक्त बच्चे गेट से बाहर निकले और पार्किंग एरिया में मुंतज़िर कीमती गाड़ियों में बैठने लगे। उस बच्ची ने दाएं बाएं देखा और अपनी कार को मौजूद न पाकर वापस मुड़ने लगी। वो धड़कते दिल से आगे बढ़ा और उसका बाजू थामते हुए बोला, चलो गुड़िया, अपनी गाड़ी वहाँ खड़ी है। उसने मासूमियत से पूछा, आप नए अंकल हैं? हाँ गुड़िया, मैं नया ड्राइवर हूँ। और वो इत्मीनान से सर हिलाते हुए उसके साथ चल पड़ी। चंद कदम लेने के बाद दानियाल ने दाएं बाएं देखते हुए उसे गोद में उठा लिया। थोड़ा सा चलने के बाद ही उसे खाली टैक्सी नजर आई जो उसके इशारे पर रुक गई। दानियाल ने पिछली नशीद संभाल ली और मासूमियत से पूछने लगी, अंकल ये गंदी गाड़ी हमारी तो नहीं है? कार आज पापा ले गए हैं। दानियाल ने उसे प्यार से पिचकारा। वो नहीं चाहता था कि टैक्सी ड्राइवर को कोई शक गुजरे। पापा की तो अपनी कार भी है, फिर वो मामा की कार क्यों ले गए हैं? पापा की कार ख़राब थी गुड़िया, वो खुद इस गंदी कार में जाते ना। अच्छा, कल से वो इस कार में जाएंगे। अब खुश? हाँ अब ठीक है। उसने मासूमियत से सर हिला दिया। रास्ते में कोल्ड ड्रिंक शॉप पर दानियाल ने उसे आइसक्रीम भी लेकर दी। इसके साथ उसने चंद चॉकलेट्स भी ले ली थी। घर से थोड़ी दूर उसने टैक्सी रुकवाई और ड्राइवर को फारिग करके नीचे उतर आया। अंकल हम कहाँ जा रहे हैं? बच्ची काफ़ी चालाक थी। गुड़िया यहाँ से हम पैदल जाएंगे। क्यों अंकल, गाड़ी में चले ना? नहीं, अपनी गुड़िया को मैं गोद में उठाकर चलूँगा। दानियाल ने उसे उठाया और वो हंसने लगी। अंकल आप बहुत अच्छे हैं। पहले वाला अंकल मुझे गोद में नहीं उठाता था। अच्छा, मेरी गुड़िया का नाम क्या है? दानियाल ने उसके फूल से गाल को चूमा। माहीन। अम्मी जान माही कहती हैं। अच्छा। उसने लहजे में मसनूई हैरानी समोई। वो फखरिया लहजे में बोली, पापा मुझे गुड़िया रानी कहते हैं। ठीक ही कहते हैं। उसने उसे अपने साथ लिपटा लिया। अंकल आप मुझे रोज़ाना लेने आएंगे ना? दानियाल के हाथ से दूसरी चॉकलेट चपटते हुए उसने मासूमियत से पूछा। हाँ अब तो मैं रोज़ाना अपनी गुड़िया रानी को लेने आऊँगा। उसके लहजे में हकीकी प्यार की झलक थी। पहली दफ़ा भेजे जाने वाली मंगनी की अंगूठी अगर वापस ना आई होती तो वो भी शायद इतनी बच्ची का बाप होता। अंकल ये हमारा घर तो नहीं है? वो जैसे ही घर के दरवाजे में दाखिल होने लगा वो तेज़ी से बोली, ये मेरा घर है गुड़िया, पर मुझे तो अपने घर जाना है, अम्मी के पास जाना है। वो मचल गई। पापा नई कार लेकर आएंगे ना, उसमें चलेंगे। ये पुरानी वाली तो गंदी थी। तुमने खुद कहा कि ये गंदी कार है, तो गंदी कार में मैं अपनी गुड़िया रानी को कैसे ले जाता? पापा किस वक्त लेके आएंगे कार? बस आने ही वाले होंगे। उसने उसे बहलाया। उसी वक्त माँ कमरे से निकली और हैरानी से बोली, दानी ये किसे उठा लाया? पता नहीं अम्मा, किस गुलशन का फूल है। अकेली फिर रही थी, मैं घर में ले आके ऐलान करा दूंगा, जिसकी हुई ले जाएगा। कितनी प्यारी है, माँ ने ममता भरे लहजे में कहते हुए उसे दानियाल से ले लिया। आंटी अम्मी के पास जाना है, मुझे भूख लगी है। आंटी नहीं, मैं दादी हूँ मेरी शहजादी। दानियाल की माँ उसे बेसाख्ता चूमने लगी। अच्छा दादू, उसके मासूमियत भरे अल्फाज ने आयशा खातून को बेकल सा कर दिया। दानी सुनाइए, मुझे दादो कह रही है। हाय ओ मेरे रब्बा, कब मुझे दादी कहने वाले पैदा होंगे? पहले इनकी माँ तो पैदा होने दो अम्मा। हसरत से कहते हुए वो बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गया। माहिन भूखी थी। गो इस क्लास के लोग ऐसे घरों में पका खाना तो दरकिनार चखना भी मायूब समझते हैं, मगर वो मासूम बच्ची इन क्लासों से मबरा थी। रात की बची हुई मसूर की दाल ताज़ा रोटी के साथ उसने बड़ी रग़बत से खाई थी। आयशा खातून के हाथ से खाना खाने के बाद वो उसी की गोद में ही लेट गई और उससे बातें करते करते चंद ही लम्हों बाद उसे नींद आ गई। अम्मा इसे चारपाई पर लिटा दो। नहीं पुत्र, मुझे अच्छा लग रहा है। उसकी माँ उसे गोद में सुलाने पर ही बाजिद रही। वो वहाँ से उठकर दूसरे कमरे में आ गया। बच्ची का स्कूल बैग अपने साथ लाना वो नहीं भूला था। अब उसे बच्ची के वालिद से राब्ते की कोई सूरत पैदा करनी थी और उसकी ये मुश्किल महीन की होमवर्क बुक ने आसान कर दी, जिस पर उसके वालिद का मोबाइल नंबर लिखा हुआ था और ये नंबर उसकी सारी कॉपियों पर दर्ज था। लाजमन ये उसके वालिद या वालदा का काम था। नंबर अपने पास नोट करके वो बाहर निकल आया। इतने बड़े घराने में रिश्ता तलब करने के लिए जाना उसके वालिद को बहुत मुश्किल लगा, मगर बेटे की ज़िद के सामने उसे हथियार डालने पड़े।
सेठ दाऊद की महल नुमा कोठी के सामने टैक्सी से उतरते हुए हमाद के वालिद रफ़ीक अली को 1% भी यकीन नहीं था कि उन्हें हाथ सुनने को मिलेगी। इसके बरक्स उसके दिल में तौहीन का अंदेशा जागज़ी था। खुद हमाद का दिल भी डावाडोल हो रहा था। हालांकि उससे पहले वो एक मरतबा ताज़ियत के सिलसिले में यहाँ आ चुका था, मगर आज मामला दूसरा था। जी, किससे मिलना है? उनके गेट के करीब पहुँचने से पहले मुस्तैद चौकीदार ने आगे बढ़कर इस्तफ़ार किया। मुअद्दिब होने के बावजूद उसके लहजे में छुपा तहक्कुम महसूस किया जा सकता था। सेठ फ़हीम से हमारी मुलाकात तय है, हमाद ने बाएतमाद अंदाज में जवाब दिया। जनाब, आपके नाम? हमाद अली, और ये मेरे वालिद साहब हैं, रफ़ीक अली। उन्हें वहीं रुकने का इशारा करके चौकीदार पीछे मुड़ा और ज़ैली खिड़की खोलकर साथ ही चौकीदार को उनकी आमद की गायत बताने लगा। दूसरे चौकीदार ने गालबन इंटरकॉम पर उनके मुतल्लिक किसी से इजाज़त ली थी कि चंद मिनट के बाद उन्हें अंदर जाने की इजाज़त मिल गई। आइए जी, चौकीदार ने उनके लिए गेट खोलते हुए मुअद्दबाना लहजे में कहा। दोनों अंदर दाखिल हो गए। महल नुमा कोठी का वसी सहन अबूर करके वो अंदरूनी इमारत के करीब पहुँचे। वहाँ उनकी रहनुमाई के लिए एक मुलाजिम खड़ा था। उन्हें हमरा लिए वो एक सजे सजाए ड्राइंग रूम में पहुँचा और सोफ़ा सेट की तरफ इशारा करते हुए बोला, आप बैठिए जनाब, सेठ साहब को इतलाक कर दिए, वो आया ही चाहते हैं। वो झिझकते हुए बैठ गए। चंद मिनट बाद एक मुलाजमा चाय की ट्रॉली धकेलती ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। ट्रॉली दर्जनों लवाजमात से भरी हुई थी। चीनी का पूछकर मुलाजमा ने 2 कप चाय बनाकर उन्हें पकड़ाई और उनके सामने रखी टेबल पर खाने की मुख्तलिफ अशिया चुन दी और ट्रॉली धकेलती वहाँ से निकल गई। उसका वालिद रफ़ीक अली सख्त मरूम नज़र आ रहा था। इतने कीमती सोफ़े पर वो ज़िंदगी में पहली मर्तबा बैठा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो सेठ फ़हीम से किस तरह उसकी बहन का रिश्ता तलब करेगा, जबकि उसके अंदाजे के मुताबिक उनके मुलाजमीन की तनख्वाह भी उससे ज़्यादा होनी थी। बेटे ने उसे बुरी तरह फंसा दिया था। उन्हें ज़्यादा इंतज़ार न करना पड़ा। वो बामुश्किल चाय पी पाए थे कि सेठ फ़हीम ड्राइंग रूम में दाखिल हुए। वो बेसाख्ता खड़े हो गए। प्लीज़ बैठिए। फ़र्दन दोनों से मुसाफा करके सेठ फ़हीम ने उन्हें बैठने का कहा और ख़ुद उनके सामने नशीद संभाल ली। तो आपका नाम हमाद है, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर कर रखा है। उनके बैठते ही सेठ फ़हीम ने बगैर किसी तमहीद के हमाद का इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया। जी जनाब। हमाद का लहजा खुद ब खुद मुअद्दबाना हो गया था। तो हमाद साहब, बात यह है कि मुस्कान मुझे बहन नहीं बेटी की तरह अजीज़ है। मैं कभी ये ना सुनूं कि आपने उसे दुख दिया है। बाकी मुझे तुम्हारी शख्सियत में कोई बात काबिल एतराज़ नज़र नहीं आ रही। सिर्फ एक शर्त पेश करूँगा, मुस्कान को वालिदैन से अलहदा रखोगे, एंड दैट्स ऑल। सेठ फ़हीम ने एक ही मिनट में बात मुकम्मल कर दी थी। दोनों के दिल में परवरिश पाने वाले अंदेशे भग से उड़ गए थे। हमाद के कुछ कहने से पहले रफ़ीक अली ने जवाब दिया, सेठ साहब, मैं खुद शादीशुदा औलाद को अपने साथ रखने का कायल नहीं हूँ। हमाद का बड़ा भाई भी शादी के बाद हमसे अलहदा रह रहा है और हमाद के लिए भी अलहदा मकान का बंदोबस्त कर दूँगा। नहीं मोहतरम, सेठ फ़हीम ने नरम लहजे में कहा, आपको मकान का बंदोबस्त करने की ज़रूरत नहीं है। मुस्कान की अपनी कोठी मौजूद है और बाकी अलहदा होने का ये मतलब नहीं कि आप बेटे से मिलने नहीं आ सकते या बेटा आपके पास नहीं जा सकता। ऐसी कोई बात नहीं। हमारी तरफ ये रोज़ाना आप लोगों को मिलने जा सकता है, आपकी माली इमदाद कर सकता है, बस हमारी बहन को इसके लिए मजबूर नहीं करेगा। ठीक है सेठ साहब। जवाब इस बार भी रफ़ीक अली ने दिया था। हमाद का दिल बलियों उछल रहा था। इतना मुश्किल मरहला इस आसानी से अबूर हो जाएगा, उसे यकीन नहीं आ रहा था। ओके फिर। सेठ फ़हीम खड़ा हो गया। खाने का वक्त हो गया, चले हमारे साथ खाना तनावुल फरमाइए। बाकी शादी का प्रोग्राम कल परसों तक आपको मिल जाएगा। माजरत चाहेंगे सेठ साहब, खाना हम खा कर आए हैं, अब इजाज़त लेंगे। रफ़ीक अली को कभी उमरा के साथ बैठकर खाने का इत्तेफाक नहीं हुआ था और वो नहीं चाहता था कि वहाँ उसका तमाशा बन जाए। जैसे आपकी मर्ज़ी। सेठ फ़हीम ने इसरार नहीं किया था। वो दोनों से मुसाफे करके वहाँ से निकल आए। सलमान शाह ने मीटिंग रूम की तरफ कदम बढ़ाए। वो बामुश्किल दरवाजे तक पहुँचा था कि उसका मोबाइल बजने लगा। उसने नागवारी से मोबाइल निकाला और स्क्रीन पर निगाह डाली। कॉल घर से थी। उसे रिसीव करते बनी, यस सलमान, महीन स्कूल से गायब है। उसे अपनी चहेती बीवी सिद्रा की परेशानी में डूबी आवाज़ सुनाई दी। क्या? उसके कदम मीटिंग रूम का दरवाज़ा अबूर न कर सके। मगर कैसे? ड्राइवर आज रश की वजह से चंद मिनट लेट हो गया। वहाँ पहुँचा तो महीन मौजूद नहीं थी। स्कूल स्टाफ से पता करने पर मालूम हुआ कि वो छुट्टी के वक्त तक अपनी क्लास में मौजूद थी। यूँ भी छुट्टी से पहले स्कूल से किसी बच्चे का अपनी मर्ज़ी से बाहर आना नामुमकिन है। वो छुट्टी के वक्त ही पर बाहर निकली और अब उसका पता नहीं है। सलमान को लगा सिद्रा रोने को है। खुद उसे भी महसूस हो रहा था गोया किसी ने उसका दिल मुट्ठी में दबा लिया है। महीन उनकी इकलौती और लाडली बेटी थी। किसी सहेली की गाड़ी में ना बैठ गई हो। मेरा मतलब है उसकी किसी साथी के बाप भाई या ड्राइवर ने साथ ना बिठा लिया हो।
सलमान बीवी से ज़्यादा खुद को तसल्ली देने का ख्वाह था। इस सूरत में उसको अब तक आ जाना चाहिए था। इतना गैर जिम्मेदार कोई नहीं होता कि पराए बच्चे को घर में बिठा रखे। अच्छा मैं आ रहा हूँ, रोना मत, अल्लाह पाक बेहतर करेगा। राब्ता मुनक़ता करके उसने मीटिंग रूम के सामने खड़े चपरासी को मीटिंग मुलतवी करने की इत्तला दी। अरकान ने मीटिंग तक पहुँचाने का हुक्म सुनाया और लंबे रग भरता दफ्तर से निकल आया। थोड़ी देर बाद उसकी कार घर की तरफ उड़ी जा रही थी। ज़ेरे लब वो अपनी बेटी की सलामती की दुआएं मांग रहा था। दफ्तर से निकले उसे 10-15 मिनट ही हुए थे कि उसका मोबाइल दोबारा बजने लगा। अनजान नंबर को देखकर वो कॉल मुनक़ता करने लगा था कि अचानक उसे याद आया कि सिद्रा ने महीन की तमाम किताबों पर उसका नंबर लिख कर रखा था। ये ख्याल उसे कॉल रिसीव करने पर आमादा कर गया। यस, कौन? एक नामानूस आवाज़ उसकी समाअतों में गूंजी। मिस्टर, फ़ोन आपने किया है, इस लिहाज से तारुफ़ कराना आपकी जिम्मेदारी बनती है। तारुफ़ छोड़िए जनाब, क्या आप महीन नाम की बच्ची को जानते हैं? जी जी, वो तेज़ी से बोला। वो मेरी बेटी है, वो मेरे कब्ज़े में है। कब्ज़ा? अल्फाज उसके गले में अटकने लगे और उसने कार साइड पर खड़ी कर दी। जी बिल्कुल, मेरे कब्ज़े में है, बल्कि समझिए मैंने उसे अगवा कर लिया। उसे अगवा कुंदा का इत्मीनान भरा लहजा सुनाई दिया। दिमाग में उभरने वाली गुस्से की लहर को ज़बरदस्ती दबाते हुए वो बामुश्किल बोला, देखो जनाब, मैं तुम्हारा हर मुतालबा पूरा करने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी बेटी को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। वो बहुत मासूम है। नहीं होगी जी, बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन तुमने पुलिस को इत्तला दी या कोई और चालाकी दिखाई तो फिर कोई रियायत नहीं बरतूंगा। गलत हरकत तुम्हारी मासूम बेटी को लूला, लंगड़ा, काना, बहरा या इसी किस्म की किसी और माजूरी में भी मुब्तला कर सकती है। नहीं नहीं, प्लीज़, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, किसी को भी नहीं बताऊंगा। वो घबरा गया था। बस मेरी गुड़िया रानी को कुछ नहीं होना चाहिए। गुड, वो बिल्कुल महफूज रहेगी। 30 लाख का बंदोबस्त कर लो और मेरे अगले फ़ोन का इंतज़ार करो, और याद रखना तुम मेरे आदमियों की नज़र में हो। बात सुनो, वो जल्दी से बोला, मगर राब्ता मुनक़ता हो गया था। उसने इस नंबर पर कॉल बैक की, मगर नंबर बंद हो गया था। वो सर पकड़कर बैठ गया। अपनी इकलौती और लाडली बेटी के अगवा ने उसे ज़हनी तौर पर माफ सा कर दिया था। अचानक उसके दिमाग में अपने दोस्त बाबर का ख्याल आया, जो एक नामी गरामी बदमाश था। लोग उसे बाबर कसाई कहते थे, लेकिन उसके साथ ही उसे ये सोच परेशान कर गई कि बाबर इस ज़मन में उसकी क्या मदद कर सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा वो अगवा करने वाले को दर्दनाक मौत से हमकिनार कर सकता, मगर वो भी उसे पहचानने के बाद अगर बाबर की किसी बेहतियाती की वजह से उसकी गुड़िया को कुछ हो जाता तो ये खसारा क़यामत तक पूरा होने वाला नहीं था। 30 लाख की रकम कोई मामूली रकम नहीं होती, मगर अपनी इकलौती बेटी के लिए वो इतनी रकम बहरहाल कुर्बान कर सकता था। इतनी आसानी से मान गया? परिया के लहजे में खुशी के बजाय दुख का अंसा नुमाया था। तुम्हें खुशी नहीं हुई? हमार ने हैरानी से पूछा। खुशी? वो तंजिया लहजे में बोली। अपने महबूब के साथ दूसरी लड़की की शादी की वाकई खुशी की खबर है। फरी, ये शादी नहीं, एक मुआहदा है, अपने मकसद की हसूल की कार्रवाई है। भूल गई, मैंने तुम्हें ज़िंदगी की हर आसाइश, हर सुख देने का वादा किया है, और ऐसा करने के लिए मुझे कुर्बानी देनी होगी। मेरी जान, मेरा जिस्म आर्जी तौर पर मुस्कान के कब्ज़े में सही, मेरा दिल, मेरी रूह अपनी फरी के पास रहेगा। हमाद, मुझे डर लगता है दौलत की चकाचौंध, मुस्कान की दिलकशी, कीमती गाड़ियों की सवारी और महल नुमा कोठियों की सकूनत तुम्हें मुझसे छीन न ले। ये ना हो पुरआसाइश ज़िंदगी का लालच मुझसे मेरी ज़िंदगी जुदा कर दे। फरिया ने जहन में कुलबुलाते अंदेशों को अल्फाज में डाला। क्या अपने हमाद पर से एतबार उठ गया है? उसका हाथ गिरफ्त में लेते हुए उसने चाहत से पूछा। नहीं, लेकिन इंसान के एहसासात बदलते देर नहीं लगती। ये ना हो उसकी मोहब्बत तुम्हें जीत ले। नामुमकिन, ऐसा सोचना भी मत। अगर ऐसा होता तो अब तक मैं उसका बन गया होता। ये ड्रामा कितना अरसा चलेगा? मेरी जान, तुम अपनी तालीम तो मुकम्मल कर लो। हवा ने उसे तसल्ली दी। फरिया ने मुंह बनाकर कहा, मुझे अपने सवाल का जवाब चाहिए। वो इत्मीनान से बोला। 2-3 साल से ज़्यादा नहीं चलेगा, और इस अरसे के दौरान तुम कैसे किसी मकाम तक पहुंचोगे? यार, एक अरबपति सेठ के दामाद के लिए किसी मकाम तक पहुंचने में क्या रुकावट होगी? होगी ना रुकावट, फरिया ने ज़ोर देकर कहा। अगर तुम्हारा मकसद किसी अच्छी जॉब का हसूल है तो ऐसी सूरत में किसी मकाम तक पहुंचने के लिए 2-3 साल का अरसा बहुत कम है। जानते हो ना एक कोठी की कीमत क्या हो सकती है, फिर अच्छी गाड़ी और दूसरी ज़रूरियात। क्या एक अच्छी जॉब हासिल करने के बाद इन तमाम आसाइशों का हसूल मुमकिन है, वो भी 2-3 साल में? नहीं, हमार ने इनकार में सर हिलाया। उसने वजाहत चाही। तो फिर सेठ दाऊद की दौलत किस काम आएगी जो मुस्कान को वरासत में मिलनी है? मोहतरम, वो मुस्कान को नोटों की सूरत नहीं मिलेगी कि तू उससे हथिया लेगा। वो लाजमन कोठी, फैक्ट्री वगैरह की वारिस बनेगी। अलहदगी की सूरत में तुम्हें क्या मिलेगा, बल्कि तुझसे तो मुंह दिखाई में दिया जाने वाला कीमती तोहफा भी वो वापस ले लेगी। मुस्कान का सवाल ऐसा नहीं था कि उसे नज़रअंदाज किया जाता। बात तो तुम्हारी ठीक है। हमाद के लहजे में परेशानी झलकी। ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। फरिया ने मुँह बनाया।
हाँ, एक सेठ ज़ादी की मोहब्बत और दिलकश बदन के सामने सारी ज़रूरतें पसे पुश चली जाती हैं। भक्को मत, तुमने मुझे सचमुच उलझा दिया है। उलझन कैसी है? खूबसूरत लड़की कार, कोठी, फैक्ट्री और वसी कारोबार के साथ मिल रही है। गुल छड़े उड़ाओ, बकिया ज़िंदगी और भूल जाओ। फरिया नाम की कोई बेवकूफ़ लड़की भी थी। वो झुलाकर बोला, मैं लगाऊंगा एक झांपड़। हाँ, अब तुम्हारा गुस्सा तो मुझी पर निकलेगा ना। अच्छा, तुम्हारी चूचू बंद होगी कि नहीं? सोचने दो मुझे। तुम सोचो और मैं चली। वो खड़ी हो गई। पैदल जाओगी? ट्रैफिक की हड़ताल नहीं है, समझे? फरिया का मूड भी ऑफ हो चुका था। बड़ी आई हड़ताल की कुछ लगती। वो भी उठ गया। फरिया को ड्रॉप करके वो घर पहुंचा और सारी रात उसी अधेड़बन में मसरूफ़ रहा। सुबह अज़ान के वक्त वो एक बेदाग मंसूबा बनाने में कामयाब हो चुका था। दिन चढ़े उसने एक मुफ्ती साहब से फ़ोन पर मसला पूछने के बहाने विरासत के मुतल्लिक तफसीली गुफ्तगू की। छुट्टी के वक्त वो इस स्टॉप पर खड़ा था जहाँ फरिया ने उससे मिलने के लिए यूनिवर्सिटी बस से उतरना था। राब्ता मुनक़ता करके दानियाल ने मोबाइल ऑफ कर दिया। वो बच्ची के बाप को डराने में कामयाब रहा था। ये सारी डायलॉग बाजी उसने फिल्मों से सीखी थी। बातचीत के लिए उसे घर से बाहर आना पड़ा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी माँ को इस सारे मामले की हवा लगे। घर वापस जाते हुए उसने एक दुकान से टॉफ़ियाँ और चॉकलेट खरीद ली। जब वो घर में दाखिल हुआ तो उसकी माँ महीन को चारपाई पर लिटा रही थी। उसने हैरानी से पूछा, अम्मा, अब तक इसे गोद में लिटाया हुआ था? उसकी माँ चीमते हुए बोली, मैंने सोचा कहीं जाग ना जाए। अम्मा, आप भी ना बस। उसने बेबसी से सर हिलाया। वो माँ के दिल में दबे ममता भरे जज्बात से ना वाकिफ़ नहीं था। इतनी उसे दुल्हन की तड़प नहीं थी जितनी वो पोती पोतियों के लिए तड़पती मचलती थी। वो बच्ची को मौसम की मुनासबत से बारीक चादर उड़ाकर दानियाल से पूछने लगी, कुछ पता चला इसके वालिदैन का? इतनी जल्दी कहाँ अम्मा, अभी तक तो अखबार में खबर दी है जो कल सुबह शाया होगी। इसके बाद कहीं पता चलेगा। हो सकता है 2-3 दफ़ा खबर देनी पड़े। क्या पता ये लवारिस हो? आयशा खातून के लहजे में अजीब सी हसरत भरी थी। क्या फिर हम इसे पाल सकेंगे? अम्मा, लावारिस स्कूल नहीं पढ़ा करते और ना उनका लिबास ही इतना अच्छा होता है। अच्छा, गुस्सा न दिखाया कर, हर बात पर माँ हो तुम्हारी। वो बुड़बुड़ाते हुए किचन की तरफ बढ़ गई। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। उनके घर का दरवाज़ा आम मामूल में दिन के वक्त खुला रहता था, लेकिन आज माहीन की वजह से उसने कुंडी कर दिया था। उसकी कोशिश थी कि पड़ोसी माहीन के वजूद से बेखबर रहें। वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजे पर बूढ़ी पड़ोसन को देखकर उसने बहाना गढ़ा, अम्मा तो कहीं गई हुई है खाला। अच्छा, वो हल्की सी मायूसी से बोली, वापस आए तो मेरे बारे बता देना। ठीक है खाला, कहकर उसने दरवाज़ा दोबारा कुंडी कर दिया। कौन था बेटा? और मैं तो घर में ही हूँ। आयशा खातून ने लाजमन उसकी पड़ोसन से होने वाली गुफ्तगू सुन ली थी। बुशरा खाला थी माँ। उसे दरवाजे पर दस्तक देने की क्या ज़रूरत पेश आ गई थी? पहले तो बेधड़क आ जाती थी और फिर तूने ये क्यों कहा कि मैं घर में मौजूद नहीं हूँ? दरवाज़ा मैंने कुंडी में किया था अम्मा। दूसरे सवाल को वह जानबूझकर गोल कर गया। और झूठ क्यों बोला? उसकी माँ बाल की खाल उतारने पर तुली थी। वो माँ, मैं नहीं चाहता कि किसी को बच्ची का पता चले। क्यों पता न चले बच्ची का? और कब तक छुपाएंगे उसे? उसकी माँ बात को किसी और सिमत मोड़ कर ले गई थी। माँ, बस 2-3 दिन की ही तो बात है। ये लड़के बावला है क्या? 2-3 दिन का क्या मतलब? कुछ नहीं माँ, आप छोड़िए इस बात को, बाद में समझा दूंगा। ये हमारी कैद में तो नहीं और ना हमने इसे अगवा किया है। उसकी माँ के लहजे में शकूक की परछाइयाँ थी। अम्मा, एक तो आप हर बात की खोज में पड़ जाती है। छोड़िए इस मौजू को और खाना बनाइए, सख्त भूख लगी है। उसने जान छुड़ानी चाहिए उसके अंदाज पर। आयशा का माथा ठनका। ए दानी, सच बता क्या चक्कर है? तुम्हारा अंदाज मुझे मशकूक नज़र आ रहा है। अच्छा इधर आ अम्मा, तुम्हें बताता हूँ। वो उसे बाजू से पकड़कर कमरे में ले गया। क्या इधर नहीं बताया जा सकता था? आयशा को बेटे का मशकूक अंदाज न पाया। माँ, ये किसी अमीर आदमी की बेटी और उसका बाप उसे छुड़ाने के लिए काफ़ी रकम अदा कर देगा। दानी, तुम्हारा दिमाग सही जगह पर है। बेटे की बात पर उसका रंग उड़ गया। क्या हुआ? मेरे दिमाग को ठीक ही तो है। हमारे खून पसीने की कमाई पर ऐश करने वाले किसी सरमायादार से अगर चंद लाख ले लूँगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई कमी नहीं होगी उनके बैंक बैलेंस में, बल्कि कुछ माह बाद वो चंद लाख भी उसके या उसके किसी दूसरे भाई के अकाउंट में वापस मुंतकिल हो जाएंगे। बावला है लड़के। आयशा ने बेटे की छाती पर 2 हत्थड़ मारे। हराम की कमाई घर लाना चाहता है? तुम्हारे बाप ने सारी ज़िंदगी मेहनत मजदूरी करके खाया। तू कैसे बगैरत हो गया? खबरदार, जो दोबारा इस तरह के किसी गंदे काम का सोचा। नहीं चाहिए मुझे इस तरह की हराम की दौलत। ये रूखी सूखी मेरे लिए मुर्गन ग़िज़ाओं से बेहतर है। दानियाल ने हज्जत पेश की। माँ, इस रकम से मैं शादी कर सकता हूँ। ऐसी शादी से तुम्हारा कवारा मर जाना बेहतर है। आयशा रोने लग गई थी। वो ज़िद चोकर बोला, ठीक है माँ, ठीक है, सुबह वापस छोड़ दूँगा। नहीं, अभी छोड़ आओ। उसके वालिदैन बेचारों पर क्या गुजर रही होगी। वो माँ थी और जानती थी कि ममता की तड़प क्या होती है।
माँ मैंने उसका घर नहीं देखा ना। दानियाल ने दामन बचाना चाहा। तो उसके वालिद से किस तरह रकम का मुतालबा करते? आखिर वो भी उसकी माँ थी। फ़ोन पर बात करता। ठीक है, अभी फ़ोन मिलाओ मेरे सामने, आयशा हुक्मिया लहजे में बोली। बादल नख्वास्ता उसने फ़ोन निकाला और उसके बाप का नंबर डायल करने लगा। उस स्टॉप पर फरीहा के साथ 2 और लड़कियां भी उतरती थी। उनके जाने तक फरीहा लाताल्लुक़ होकर मुखालिफ सिमत में चलती रही। जैसे ही वो गली में मुड़ी, हमाद बाइक फरीहा के करीब ले आया। अपने शोल्डर बैग से एक बड़ी सी काली चादर निकालकर फरीहा ने नकाब के अंदाज में ओढ़ी और अचक कर उसके पीछे बैठ गई। यह एहतमाम वो हमाद के कहने पर करती थी। थोड़ी देर बाद वो अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट में कोने की मखसूस नशिस्तें संभाल चुके थे। खाने का बताकर हमाद उसे सारी तफसील बताने लगा। खाना आने तक वो उसे सारा मंसूबा बता चुका था। हमाद, ये ठीक नहीं है। फरीहा घबरा गई थी। दौलत के लिए किसी की जान लेना बहुत गलत हिकमत अमली है। फरी, मेरी जान पता है दौलत के लिए ये सेठ गरीबों का कितना खून चूसते हैं, कितनों को उनकी वजह से बेघर होना पड़ता है। सारे समाज को उन्होंने कैसे जकड़ा हुआ। इनके कारोबार ने मकड़ी के जाले की तरह पूरे मुल्क की मैशियत को अपनी लपेट में लिया हुआ है। जीने का हक सिर्फ इनको हासिल है, बाकी लोग तो कीड़े मकोड़े हैं और न जाने कितने कीड़े रोज़ाना इनके कदमों तले आकर जान से हाथ धो बैठते हैं। इस दौरान अगर एक कीड़ा हिम्मत करके किसी सेठ को काट ले तो ये गलत कैसे हो गया? प्लीज़ हमाद, ये ठीक नहीं होगा। ये ना हो तुम पकड़े जाओ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं बेमौत मारी जाऊंगी। कुछ नहीं होगा, हमाद ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। जानती हो दुनिया में कौन सा असूल कार फरमा है? एक मुफक्किर कहता है, इंतज़ार करने वालों को वही मिलता है जो कोशिश करने वालों से बच जाए। और मैं इंतज़ार नहीं कर सकता, कोशिश करूँगा। ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात के लिए तरसते रहना मुझे कबूल नहीं। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरी फ्री रिक्शे और बाइक पर सफ़र करें और वो लड़कियाँ जो मेरी शहज़ादी की कनीज़ बनने के भी काबिल नहीं, वो लैंड क्रूज़ और मर्सिडीज़ में घूमें। मेरी मलका 4 मरले के मकान में घुट घुट कर ज़िंदगी गुजारे और वो 5-10 कनाल की कोठियों में रिहाइश पजीर हो। नहीं फरी, बिल्कुल नहीं। मुझे जालिम बनना कबूल है, मुफलिस बनना मंजूर नहीं। बहुत सिसक चुके, बहुत तड़प चुके, अब मैं अपना हिस्सा छीन लूँगा। यकीन मानो इस दौलत पर उम्रा का नाजायज़ कब्ज़ा है, सरीहन नाजायज़। इतना हिस्सा उनका नहीं बनता किसी हिसाब से नहीं बनता जितना उनके कब्ज़े में है। हमाद, मुझे डर लगता है। कैसा डर? मैं उसे गोली तो नहीं मारूंगा। ऐसी दवा का असूल कोई मुश्किल बात नहीं जिसकी हल्की सी मिकदार एक तसलसल से खाने से वो माल के हकीकी से जा मिले या फिर एक्सीडेंट के नतीजे में मौत को गले से लगा ले। कोई और तरीका नहीं हो सकता। फरिया सख्त परेशान नज़र आ रही थी। एक आम सी लड़की को किसी के कत्ल की खबर मतवइश करने के लिए काफ़ी थी, चाहे वो कत्ल उसकी रकीब का क्यों ना होता। वो इत्मीनान से बोला, है क्यों नहीं है? क्या? उसने बेसब्री से पूछा। शादी के बाद अपनी प्यारी बीवी के नाज उठाता रहो, सारी ज़िंदगी ऐश से गुजरेगी। बस अपनी मोहब्बत से महरूम होना पड़ेगा, अपनी फरी से हाथ धोने पड़ेंगे। फरिया ने परेशान होकर सर थाम लिया। चंद मिनट सोचने के बाद रूहान सी होकर बोली, फरी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मर जाएगी। हमाद भी मर जाएगा, वो इत्मीनान से बोला। सिर्फ मुस्कान जिंदा रहेगी और हमाद की मौत के बाद एक और गभरू से ब्याह रचा लेगी। आखिर ज़िंदगी एंजॉय करना इन सेठों ही का हक बनता है। ओके, जो मर्ज़ी आए करो, मुझे सिर्फ अपना हमाद सही सलामत चाहिए और बस। वो मुस्कुराया। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। अब चले। वो खड़ी हो गई। दिल उचाट हो गया खाने से। हमाद को भी खाना अधूरा छोड़ना पड़ा। बिल अदा करके वो रेस्टोरेंट से बाहर निकल आए। पहले ही बेल पर कॉल रिसीव कर ली गई थी। बच्ची के बाप ने बेताबी से कहा, यस भाई साहब, मैंने रकम का बंदोबस्त कर लिया। रकम को छोड़िए, अपना एड्रेस बताइए। मैं महीन को आपके पास ला रहा हूँ। क्या मतलब? उसके लहजे में हैरानी थी। मतलब यह है मोहतरम कि वो सब एक मजाक से ज़्यादा कुछ नहीं था। मैं एक शरीफ आदमी हूँ। तुम्हारी बच्ची मुझे अकेली मिली, रो रही थी, मैं उसे घर ले आया और तुम्हारे जैसे बेपरवाह वालिद को सज़ा देने के लिए ये सारा ड्रामा किया। दानियाल को बरवक्त अपनी हरकत की तवजीह सूझ गई। मैं किस मुँह से आपका शुक्रिया अदा करूँ? सलमान शाह को लगा कोई फरिश्ता उससे मुखातिब है। शुक्रिया को छोड़ो और ये बताओ बच्ची को कहाँ ले आऊँ? हम खुद आ जाते हैं, आप जहमत ना करें। ओके, फिर इस पते पर आ जाओ। दानियाल ने घर का एड्रेस उसे बता दिया। उसका मूड सख्त ऑफ हो रहा था। उसने तहिया कर लिया कि इसके बाद गलत तरीके से दौलत कमाने का सोचेगा भी नहीं। चचा खैरदीन की हर तजवीज़ उल्टी उसके गले ही पड़ी थी। अचानक बच्ची ने उठकर अम्मी अम्मी पुकारना शुरू कर दिया। आयशा खातून ने भागकर उसे गोद में उठाया और चुप कराने लगी। वो मचल कर बोली, दादो अम्मी के पास जाना है, अम्मी यहीं पर आ रही है मेरी गुड़िया। आयशा उसके नाज उठाने लगी। दानियाल ने जेब से चॉकलेट निकालकर बच्ची को दी। चॉकलेट को देखकर उसका रोना वक्ती तौर पर थम गया। अंकल चले ना, अम्मी के पास चलते हैं।
चॉकलेट चबाते हुए उसने मासूमियत से कहा। आयशा ने कड़े तेवरों से उसे घूरा। वो नज़रें चुराकर माहिन से बातें करने लगा। गुड़िया, पापा और अम्मी बस आने ही वाले हैं। नहीं ना, आप भी मेरे साथ चलें। आप अच्छे अंकल हैं ना। हाँ, मैं भी आता रहूँगा अपनी गुड़िया के पास। वो उसकी मासूम बातों का जवाब देने लगा। थोड़ी देर बाद उसे दाखिली दरवाजे पर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। वो उस तरफ बढ़ गया। उसी वक्त दस्तक भी होने लगी। दरवाज़ा खोलने पर उसे जदीद तराश खराश के सूट में मलबूस एक जवां साल मर्द दिखाई दिया। उसके पीछे एक खूबसूरत सी औरत भी थी, जिसकी सुर्ख मुतर्रम आंखें देखकर दानियाल को अंदाज़ा लगाने में देर न लगी कि वो उस बच्ची की माँ है। आइए जी, उसने एक तरफ होकर उन्हें अंदर आने का रास्ता दिया। वो बेताबी से अंदर दाखिल हुए। वहीं आयशा खतून से बातें कर रही थी। आयशा ने उसे दरवाजे की तरफ मुतवज्जे किया। गुड़िया, देखो तो कौन आया है। वहीं ने सर घुमाकर दरवाजे की तरफ देखा और माँ बाप को पहचानते ही उठ बैठी। अम्मी देखो ना, मैं दादू की गोद में सो रही हूँ। अम्मी की जान। सिद्रा ने उसे उठाकर छाती से भींच लिया। सलमान बेटी के सर पर बोसे देने लगा। 4-5 मिनट तक दोनों मियाँ बीवी बेटी के साथ मशगूल रहे। ये जज्बाती मिलाप दानियाल की आंखों में भी आंसू ले आया। उसे लगा अमीर गरीब के माबैन सिर्फ दौलत हद फाजिल है, वरना एहसासात दोनों के एक जैसे हैं। खासकर औलाद की मोहब्बत उम्रा के दिल में भी उतनी ही होती है जितनी गरीबों के दिल में। माँ की बदौलत वो एक बड़े जुल्म के इर्तिकाब से बच गया था। उसने दिल में पुख्ता तौबा की कि आइंदा किसी भी गलत काम में हाथ नहीं डालेगा। आपकी बड़ी मेहरबानी भाई साहब। सलमान शाह अपने कीमती लिबास की परवाह किए बगैर उससे लिपट गया। आपके इस इक़दाम ने वाक़तन मेरी आंखें खोल दी। मैं अपनी बच्ची की हिफाजत से बेपरवाही बरत रहा था, और फिर ज़माना छोटे बच्चों के साथ जो दरिंदगी भरा सलूक हो रहा है वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। भाईजान, मैं भी नादिम हूँ कि आप लोगों की अजियत का बाइस बना। असल में बच्ची मुझे बहुत प्यारी लगी थी और फिर अकेली फिर रही थी। मुझसे रहा ना गया और मैंने इसे गोद में उठा लिया। ये भी पटर पटर बातें करती रही। बस मेरी समझ में कुछ ना आया और अनजाने में आपको तकलीफ़ देने का बाइस बन गया। गुस्सा आ गया था कि कराची जैसे शहर में इतनी प्यारी गुड़िया यूँ लावारिस फिर रही है। बस सब मज़ीद शर्मिंदा ना करें। सलमान शाह ममनूनियत से बोला। दानियाल की कहानी जैसी भी थी, बच्ची मिलने की खुशी में वो हर कसूर अपने सर लेने को तैयार था। बच्चों बैठो ना, मैं चाय लाती हूँ। नहीं माँ जी, सिद्रा जल्दी से बोली, बस हमें आपकी दुआओं की ज़रूरत है। बेटा, मेहमानों का यूँ कुछ खाए बगैर चले जाना अच्छा शगुन नहीं होता। माँ जी, इस तकल्लुफ़ की ज़रूरत तो नहीं थी। बहरहाल आप मसर हैं तो ले आइए। आम हालात में शायद वो इस घर में पानी पीना भी गवारा न करते, मगर इस वक्त बेटी की अचानक वापस मिलने वाली खुशी उनसे संभाली नहीं जा रही थी। आयशा खुशी से किचन की तरफ बढ़ गई। चाय पीकर उन्होंने एक दफ़ा फिर माँ बेटे का शुक्रिया अदा किया और जाने की इजाज़त चाही। आयशा ने दोनों मियाँ बीवी के सर पर हाथ रखकर उन्हें दुआएं दी और महीन को प्यार किया। वो मासूमियत से बोली, पापा, अंकल और दादो को भी साथ ले चले ना। ये अच्छे अंकल हैं, मुझे स्कूल ले जाया करेंगे और दादो मुझे गोद में सुलाएगी। हाँ गुड़िया, अंकल और दादो तुम्हें मिलने आया करेंगे। सलमान बेटी को प्यार करने लगा। हाँ गुड़िया, हम आया करेंगे। दानियाल ने भी उसके वालिद की हाँ में हाँ मिलाई और फिर उन्हें रुखसत करने के लिए उनके साथ चल पड़ा। उनकी शादी खैरियो आफियत से इख्तिताम पजीर हुई थी। सारा इंतज़ाम मुस्कान के भाइयों की होने मन्नत था। यहाँ तक कि मुस्कान को मुँह दिखाई में दिए जाने वाला तोहफ़ा भी उसने मुस्कान के भाई की बख्शी हुई रकम से ख़रीदा था। सेठ फ़हीम ने अपनी शादी के बाद अपने लिए जो आलीशान कोठी बनवाई थी वो मुस्कान के नाम कर दी थी। इसके बदले आबाई कोठी में मुस्कान का कोई हिस्सा नहीं रहा था। इसके अलावा एक टेक्सटाइल मिल और ट्रांसपोर्ट कंपनी मुस्कान के हिस्से में आए थे। सेठ फ़हीम ने बड़ी ईमानदारी से बाप के तरके को तकसीम करके छोटी बहन का हिस्सा उसके हवाले कर दिया था। हमाद के लिए वो सपनों की ज़िंदगी थी। 4 मरले के मकान से 5 कनाल की कोठी में शिफ्ट होना नहायत खुशगवार और खुशकुन तजर्बा था। मुस्कान अपनी फितरत के मुताबिक मशरकी बीवी साबित हुई थी। इतने बड़े कारोबार की मालिक होने के बावजूद वो हमाद की खिदमत में कोई दकीका फ़रोग़ गुज़ाश्त नहीं होने देती थी। शादी के 1.5 माह बाद हमाद ने मिल जाना शुरू कर दिया था। मुस्कान के हुक्म पर उसके लिए एक आला ऑफिस बना दिया गया था। मिल के तमाम मुलाजमीन सेठ दाऊद के पुराने नमक ख्वार थे और उसकी वफ़ात के बाद उसकी औलाद से उसी तरह वफ़ादार थे जैसे उनके वालिद के साथ उन्होंने वक्त बिताया था। उनकी मौजूदगी में हमाद के लिए किसी किस्म का घपला या हेर फेर मुमकिन नहीं था। किसी भी अहम पोस्ट पर फाइज बंदे को नौकरी से निकालने का मतलब सेठ फ़हीम को शक में मुब्तला करना, क्योंकि मुतासरा शख्स ने लाजमन सेठ फ़हीम के सामने जाकर दुहाई देनी थी और सेठ फ़हीम लामोहल्ला मज़कूरा आदमी को नौकरी से निकालने की वजह दरियाफ्त करता। एक आदमी तक शायद हमाद उसे मुतमईन कर देता, मगर 2-3 आदमियों को नौकरी से बर्खास्त करना ज़रूर उसे
शुकन्ना कर देता। यूँ भी मिल में इतने बड़े पैमाने पर मुसलसल घपला करना मुमकिन नहीं था कि जिसकी बदौलत उसकी तशना आरजुओं की तकमील हो पाती। उल्टा बाद के मरहले उसके लिए दुश्वार हो जाते। अपने मज़मूम मकासद में कामयाबी के लिए उसे अपने तरतीब दिए हुए मंसूबे के मुताबिक काम करना था। उसी वजह से वो ईमानदारी से काम करता रहा। उसे यकीन था कि एक दिन वो ज़रूर मिल का मालिक बनेगा। इतने बड़े कारोबार का बिला शिरकत गैर मालिक बनना एक सुहाना ख्वाब ही तो था, और इस ख्वाब की ताबीर के लिए वो हर कुर्बानी दे सकता था। यूँ भी इतनी रकम उसकी दस्तरस में रहती थी कि वो फरिया के नाज उठा सके। उसे फ़कत अपना बच्चा पैदा होने का इंतज़ार था, जिसके बाद वो अपने मंसूबे पर अमल पैरा हो सकता। मगर शादी के 1.5 साल बाद भी मुस्कान कोई खुशखबरी नहीं सुना सकी थी। एक दिन वो फरिया के साथ साहिल समंदर पर बने गैर मारूफ रेस्टोरेंट में मौजूद था। शुरू में मुस्कान के कत्ल की मुखालफत करने वाली अब इस मंसूबे में पेश थी। हमाद की नवाजिशों ने उसे भी दौलत की ताकत, अहमियत और नशे का मज़ा चखा दिया था। वो जान गई थी कि दौलत से अपने सपनों की ताबीर और ख्वाहिशों की तकमील मुमकिन हो सकती है। वो सपने जो हर नौजवान लड़की के मन में होते हैं, वो आरजुएं जिन्हें सोचा तो जा सकता है, पूरा नहीं किया जा सकता। उस वक्त वो हमाद से इंतज़ार की वजह दरियाफ्त कर रही थी। हमाद 2 साल हो गए और मुस्कान साहिबा अब तक उम्मीद से नहीं हुई। आखिर कब तक इंतज़ार करना पड़ेगा? छोड़ो बच्चों के टनटने को और किस्सा पाक करो कुतिया का, उसने मुँह बनाकर कहा। पागलों जैसी बातें ना किया करो फरी, इसमें पागलपन की क्या बात है? साफ कह दो जी नहीं भरा मुस्कान साहिबा से, या शायद उसकी खिदमत गुजारी से मुतासिर हो गए हो। यूँ भी वो लाखों में एक है। बेवकूफ़, ऐसे ना हाँकती रहा करो। अगर तुम ना भी मिलती तब भी मैंने मुस्कान का किस्सा तमाम करना था, क्योंकि किसी की भीख में मिलने वाली अयाशी मुझे कबूल नहीं है और मैं खुद सारे कारोबार का बिला शिरकत गैर मालिक बनना चाहता हूँ। फिर इतना इंतज़ार किस लिए? क्योंकि अब अगर वो मर गई तो मुझे पूरे तरके का नसब मिलेगा और बाकी का निस्फ उसके भाइयों को वापस मिल जाएगा। वो क्यों? फरिया हैरान रह गई थी। क्यों? कैसे को छोड़ो, ये विरासत के मसाइल हैं, तुम्हें समझ नहीं आएंगे। ओके, मगर बच्चे होने की सूरत में सब कुछ तुम्हें मिलेगा। हाँ, इस सूरत में चौथाई मेरा और बाकी सब बच्चे का होगा, लेकिन बच्चा भी तो मेरा होगा ना। बाकी बच्चा होने का ये फ़ायदा भी होगा कि उसके भाइयों को किसी गड़बड़ का एहसास नहीं होगा और फिर बच्चा उनकी हमदर्दियाँ भी समेट लेगा। सब बढ़कर बच्चे की पैदाइश के लिए किसी आया का बंदोबस्त करने का मशवरा खुद मरहुमा के भाई देंगे और आया की जगह संभालेगी इस घर की असल मालकिन फरिया हमाद। हाय, दिन रात जान की गुर्बत में रहकर कितना मज़ा आएगा। वो सुहाने सपनों में खो गई। हमाद मुस्कुराया। फिर दुआ करो ना मुस्कान, जल्द से जल्द माँ बन जाए। दुआ तो कर दूंगी, तुम दवा का बंदोबस्त करो, चेकअप करवाओ, कोई मसला ना हो। सही कहा, उसे मुतफिक होना पड़ा। चेकअप कराना नागुज़ीर हो गया। अगर इसमें कोई नुक्स हुआ फिर? फरिया ने अंदेशा ज़ाहिर किया। वो बात का मसला, अभी परेशान कुन ख्यालात को छोड़ो और खाना खाओ। हमाद ने बहरे को अपनी जानिब आता देखकर मौजूए गुफ्तगू बदल दिया। तो ये थी इसकी फ़र्स्ट एपिसोड। यकीनन आप लोगों ने एंजॉय की होगी। यार कितना कोई ये जालिम हमाद है और ये बदतमीज़ लड़की, और वो बेचारा दानियार, मुझे उस पर इतना कोई रहम आ रहा ना। बेचारा जो भी काम करता है, इतना कोई अच्छा इंसान है ना वो। खैर, पता नहीं इस नावल का आगे जाकर क्या बनता है और ये कहानी किस तरफ रुख इख्तियार करती है, तो ये तो खैर हमें अगली एपिसोड पढ़कर ही पता चलेगा। तो यकीनन आप लोगों ने इस नावल को एंजॉय किया होगा और भरपूर मज़ा आएगा आप लोगों को रियाज़ आकिब कोहलर के इस नावल को सुनकर, क्योंकि इनके नावल बहुत अच्छे होते हैं। और मैं आप लोगों को इस नावल के थ्रू कह रही हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा फॉरएवर बुक हेवन चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार, कितने कोई सुस्त लोग हो आप। और इसके अलावा ये है कि आप लोग इस नावल को साथ साथ अगर आप लोग सुनेंगे तो तभी मैं आप लोगों को अगली एपिसोड्स प्रोवाइड कर पाया करूँगी। और हो सकता है बाद में यार किसी भी नावल को बाद में मुझे हाइड करना पड़ सकता है, इसीलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ कि साथ साथ सुन लिया करो। तो फिर मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।